जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमर चौधरी, आपका होस्ट और आपका दोस्त, स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का, तमाम साथियों का, मेरे परिवार के लोगों का श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में। सुबह के 10 बज चुके हैं दोस्तों। ठीक 10 बजे मैं आपके सामने हाजिर हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप समय के बहुत पंक्चुअल हैं। आप और हम सुबह के 10 बजने का इस तरह इंतजार करते हैं जैसे बच्चा माँ का इंतजार करता हो। हमें ऐसा लगता है कि कब 10 बजेंगे, कब हम एक दूसरे से रूबरू होंगे, कब हम एक दूसरे के सामने होंगे। दोस्तों यकीन जानिए, जितना बेसब्री से इंतजार आपको रहता है, उतना ही बेसब्री से इंतजार मुझे भी रहता है। और मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमें 10 लाख ही आपने बनाया। तमाम लोग जितने भी हमसे जुड़े उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, 10 लाख की रीच हम तक पहुंचाने के लिए। शिवांश शर्मा जी का स्वागत है। जय हिंद शिवांश, हाउ आर यू? बजरंग कासवान जी, गुड मॉर्निंग। अमर जी, सॉरी, वेरी गुड मॉर्निंग बजरंग जी। नितिन सुतार जी, शुभ सवेरा। नितिन भाई कैसे हैं आप? विशाल कर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जय हिंद फ्रॉम इंदौर। अनिल चौधरी सर, जय हिंद सर, हाउ आर यू? आशीष कुमावत साहब, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आशीष सर। मैं स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का और बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आई थैंक यू ऑल कि आप तमाम लोगों की वजह से हमें हौसला, हिम्मत और ये सपोर्ट मिलती है कि हम रोज एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराएं, रोज आप तक एक कोशिश करें कुछ बेहतर बातें पहुंचाने की, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ मोटिवेशन पहुंचाने की। और दोस्तों आज मैं जिन शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूं, हनुमानगढ़ के लोगों के लिए तो वो बहुत नोन है, बहुत परिचित हैं। उनकी अपनी बेटी, उनकी अपनी डॉक्टर, उनकी अपनी रिनॉन्ड गायनोकोलॉजिस्ट, बॉम्बे हॉस्पिटल, हनुमानगढ़ जंक्शन। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रेणु सेतिया जी का श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में। और दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं आभारी हूँ अमर चौधरी जी की, एसकेडी यूनिवर्सिटी और उसके प्रेसिडेंट बाबूलाल जुनेजा जी की, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच प्रोवाइड किया जिससे मैं आप सब लोगों से रूबरू हो सकूं और अपनी जिंदगी के कुछ पहलू, कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकूं। मैम आभारी तो हम तमाम लोग हैं कि आपने इतने मुश्किल समय में, इतने इतने हेक्टिक शेड्यूल में से हमारे लिए जो समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, वैसे तो मैम रिनॉन्ड गायनोकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन हम केवल गायनोकोलॉजी की बात नहीं करेंगे, ज्ञानोकोलॉजी की भी बात करेंगे। जो ज्ञान मैम ने अपनी जिंदगी में इकट्ठा किया है, जो उन्होंने जो डेप्थ उनकी नॉलेज है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। मैम मेरा पहला सवाल तो यहाँ से शुरू होता है। अवतार रामगढ़िया जी स्वागत है आपका, ओम प्रकाश सारंग जी, अनवर खान साहब स्वागत है आपका, बजरंग कासवान साहब थैंक यू सो मच। पहला सवाल मेरा ये है मैम कि मैंने आपके बारे में जब पढ़ा मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो आई केम टू नो दैट यू वर द फर्स्ट, आप हनुमानगढ़ की पहली लड़की हैं जिन्होंने पीएमटी क्लियर किया। अब मेरा सवाल तो यहाँ है मैम, यहाँ 2 सवाल है मेरे, और वो भी 35 ईयर्स बैक आपने क्लियर किया उसको। तो यहाँ 2 सवाल है मैम, 35 साल पहले पीएमटी क्लियर करना और लड़की होकर पीएमटी क्लियर करना, ये हुआ कैसे? देखिए, ये सच है कि मैं हनुमानगढ़ की पहली लड़की थी जिसने पीएमटी क्लियर की, क्योंकि हमारे टाइम में गर्ल्स के लिए एक ही स्कूल था, और जिस साल मैंने 77 में पीएमटी क्लियर की और 9वीं में थी, तो उससे 1 साल पहले साइंस का सेक्शन शुरू हुआ था और मेरा उसका सेकंड बैच था। तो ऑब्वियस है, उससे पहले कोई भी लड़की ने पीएमटी में अपीयर ही नहीं हुई तो क्लियर करने का कोई मतलब नहीं होता। अब हम बात करते हैं 77 की, जिस साल में मैंने पीएमटी क्लियर की और मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो अगर उस वक्त को देखा जाए तो मेरे सामने चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे। 1977 के अंदर हनुमानगढ़ जो आज एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में है, वो उस टाइम एक बिल्कुल छोटा सा कस्बा था, और उस कस्बे में मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी थी और हम 5 बहनें थी। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटे कस्बे में मध्यम वर्गीय परिवार में, और जिसमें 5-5 बेटियां हों, तो उनकी क्या मजबूरियां, क्या चैलेंजेस, क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। मेन रूप से उस समय मेरे सामने परिस्थितियों के 2 पहलू थे, एक सामाजिक और एक आर्थिक। सामाजिक पहलू जो था वो इस तरह से था कि उस टाइम समाज में ये सोचा जाता था कि लड़की अगर 16-17 साल की, 18 साल की हो गई
तो उसकी शादी कर दी जाए और माँ बाप अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाए। और हम जबकि 5 बहनें थी तो शायद मेरे माँ बाप को इन जिम्मेवारियों का एहसास कुछ जरूरत से ही ज्यादा करवाया जाता था। सेकंड पहलू ये था कि हमारे समय में मैट्रिक पास करते ही डायरेक्ट कॉलेज में एंट्री होती थी। उस टाइम ये +2 का सिस्टम नहीं था, तो हमें 11th के लिए कॉलेज में ही जाना पड़ता था। और उस टाइम की मजबूरी ये थी कि हनुमानगढ़ में NMPG कॉलेज जो आज भी है, सिर्फ एक ही कॉलेज था, उसके अलावा कोई गर्ल्स बॉयज कॉलेज अलग से नहीं था, और उसमें कोएड थी। तो आप सोच सकते हैं जिस समाज की, जिस कस्बे की ये सोच हो कि 16-17 साल की उम्र में लड़की की शादी कर दी जाए, तो उसमें कोएड में लड़की को भेजना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और दूसरा पहलू था आर्थिक। मेरे लिए आर्थिक पहलू भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मेरे माँ बाप जो हैं, उनके पेरेंट्स 1947 के पार्टीशन में पाकिस्तान से विस्थापित होकर हनुमानगढ़ में सेटल हुए थे। बहुत ही कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने अपना यहाँ रहना और अपना स्टेटस कायम किया था। तो उस तरह के हालात में मेरे पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो बेटी को बीकानेर या जयपुर के किसी मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में रखकर उसको सपोर्ट कर सकें। परंतु कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, और एकता में बल होता है। तो मेरी 4 बहनें और मेरी माँ ये मेरा संबल बनी। मेरी बहनों ने बहुत मेहनत की और मुझे भावनात्मक और आर्थिक रूप से संबल दिया, और मेरी माँ ने हिम्मत करके मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। उसके बाद मेरे को जयपुर में PMT की कोचिंग के लिए लेकर गई, और अंततः मेरा SP मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो ये थे उस वक्त के चैलेंजेस, और उनको हमने सबने मिलकर कैसे पार किया। मैम मतलब यकीन जानिए ये बड़ी बात है। और जो मैं फोटो देख रहा हूँ उससे मुझे एक मन में सवाल आ रहा है। हर फोटो में मोहतरमाएं मतलब कन्याएं, लड़कियां ही लड़कियां हैं, लड़कियां लड़कियां, 10-10 12-12 आप लोग हैं और लड़कियां हैं। यानी आपके परिवार में जो आपका परिवार है वो वीमन एम्पावरमेंट में मुझे लगता है आज से 43-40 साल पहले भी बहुत आगे था और बहुत मजबूत था। उनकी सोच बहुत पॉजिटिव थी। आज के दौर में आप क्या कैसे देखते हैं इस बात को? उस समय देखिए, मैं देख रहा हूँ उस समय के फोटो हैं ये, आप लड़कियां ही हैं, मम्मी हैं, आपकी सिस्टर्स बैठी हुई हैं फोटो में। उस समय फोटो खिंचवाना बड़ी बात हुआ करती होगी, लेकिन आप लोगों को जिस तरह आपने वीमन एम्पावरमेंट को उस समय होल्ड किया, आज कैसे देखते हैं इस बात को? आप आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? अगर मैं उस वक्त की बात करूं, लेट 70s के, और उस वक्त से लेकर के अब तक कि मैं अपने सफर को देखूं, तो ये मुझे एक सपना सा लगता है, और एक ऐसा सपना लगता है जो शायद मेरे माँ बाप ने अपने लिए देखा होगा, लेकिन परिस्थितियों की वजह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो पाकिस्तान से विस्थापित हुए थे, तो वो अपने को सपने को पूरा नहीं कर पाए। और ये भी कहते हैं कि हम जो अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते वो हम अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। तो शायद मेरी मदर की ये ख्वाहिश रही होगी कि वो पढ़े लिखे, लेकिन नहीं पढ़ लिख पाए, तो उन्होंने हमें उस वक्त में समाज के विरुद्ध जाकर, विषम आर्थिक परिस्थितियों में भी लड़कर हमें पढ़ाया। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरी बाकी 4 बहनों को भी उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार पढ़ाया, और आज हमें इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया कि हम अपने मनचाहे मुकाम पर हैं, और हम भी आगे समाज को इसकी राय दे सकते हैं कि लड़कियों को कमतर नहीं आंकना चाहिए, उन्हें उनके सपनों की उड़ान भरने देनी चाहिए, ताकि वो समाज का एक यूजफुल हिस्सा बन सके और देश की तरक्की में अपना पूरा योगदान दे सके। क्या बात है मैम। मैं कुछ कमेंट पढ़ना चाह रहा हूँ, फिर अगले सवाल पे आऊंगा मैम। बजरंग आसमान साहब कह रहे हैं अब तो 10 बजने का इंतजार रहता है। योगा प्रैक्टिशनर शिवांश कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। आपको देख के उन्हें आत्मनिर्भर भारत याद आ रहा है। अनवर खान साहब हेलो, ओम प्रकाश सैन साहब, अवतार रामगढ़िया जी गुड मॉर्निंग जी। आकांक्षु श्रीवास्तव जी कह रहे हैं वेलकम रेनू मैम। संदीप मून साहब गुड मॉर्निंग मैम। बलराम बील जी कह रहे हैं। मैं अगले सवाल पे आ रहा हूँ मैम, उससे पहले डॉक्टर राम सिहाग गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। डॉक्टर राम सिहाग थैंक यू सो मच, हनुमानगढ़ से ही हैं, हमारी शख्सियत के पहले ही कार्यक्रम की शख्सियत थे मैम। मेरा अगला सवाल है,
एक माँ का पढ़ा लिखा होना, मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, माता पिता की नहीं, सिर्फ माँ की बात कर रहा हूँ, और ये आपने बात छेड़ी इसलिए मुझे बात याद आ रही है। एक माँ का पढ़ा लिखा होना या माँ का खुले विचारों का होना कितना जरूरी मानते हैं आप उनके बच्चों के लिए? क्योंकि मैं समझता हूँ माँ का ज्यादा असर शायद रहता है इन सब चीजों की वजह से, तो माँ के खुले विचारों का होना आप कितना जरूरी मानते हैं? देखिए, इस चीज को मैं इस माध्यम से व्यक्त करना चाहती हूँ। किसी ने कहा है, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का राम ही नारी है। क्या बात हम है, क्या बात हम है। ये मानते हैं कि नारी कमजोर तो, कोमल तो हो सकती है लेकिन कमजोर नहीं हो सकती। नहीं, हमारी वैदिक संस्कृति में भी नारी को शक्ति के रूप में पूजा गया है, परंतु आज के टाइम में ये बात 100% मैं मानती हूँ सच नहीं है। और स्त्री शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ ले तो वो है विस्तार, यानी विस्तार। कि स्त्री, यस, विस्तार, यानी कि स्त्री का विस्तार एक परिवार, एक घर से ना होकर दो परिवारों तक होता है। एक स्त्री दो परिवारों को जोड़ती है, दो संस्कृतियों का मिलान करती है, और उसकी जो सृजन शक्ति है उससे वो संतान देती है और समाज को और देश को आगे बढ़ाती है। अगर एक औरत खुले विचारों की होगी, सुसंस्कृत होगी, शिक्षित होगी, तो वो अपनी संतान को भी अपने ही संस्कार देगी, उसको शिक्षित बनाएगी। तो अगर वो संसार अपनी संतान को शिक्षित बनाएगी तो ऑब्वियस है समाज भी शिक्षित होगा, समृद्ध होगा और सुदृढ़ होगा, और उससे देश का विकास भी होगा। और एक पढ़ी लिखी माँ की ये ड्यूटी बनती है भी, वो सिर्फ अपनी बेटी को ही सुसंस्कृत नहीं करे, शिक्षित नहीं करे, उसे अच्छे संस्कार नहीं दे, बल्कि उसके साथ में उसको उसकी मर्यादाओं का भी ज्ञान करवाए और हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को भी ज्ञान करवाए। लेकिन इसके साथ ही वो अपने बेटे को भी इतना संस्कारवान करे कि औरत को वो हर रूप में, चाहे वो बहन है, बेटी है, उसकी पत्नी है, उसकी दोस्त है, उसकी माँ है, हर रूप में वो उसका सम्मान कर पाए, सम्मान तब करें, क्या सही मायने में समाज शिक्षित हो पाए। क्या बात है, बिल्कुल आपने बड़ी बात कही है। क्योंकि देखिए, संस्कार देने का जो बेसिक काम है, मैं तो ये मानता हूँ पापा जी जो सुबह ऑफिस से निकल गए, काम पे निकल गए, माँ के साथ बच्चे ज्यादा रहते हैं। और मैंने इसलिए भी ये सवाल पूछा था कि पापा जी तो बेटी से कभी साल 2 साल में एक बार बोलते हैं, बेटा तू अगले घर जाएगी तो क्या करेगी। माँ दिन में 4-5 बार बोल देती है, उसे पढ़ने के लिए तो एक बार नहीं बोलती, और दिन में 4 बार ये जरूर बोलते कि झाड़ू मारना सीख ले, अगले घर क्या करेगी, खाना बनाना सीख ले। अरे उसे एक बार पढ़ने के लिए भी बोल दो कि पढ़ ले बेटा, तुझे अगले घर को सब कुछ कर लेगी। तो बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं मैम। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख कह रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, स्वागत कर रहे हैं आपका। आकांक्षु श्रीवास्तव सर कह रहे हैं एसकेडी यूनिवर्सिटी इज रियली डूइंग ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच आकांक्षु सर। नितिन सुथार साहब कह रहे हैं वी प्राउड फॉर हनुमानगढ़, अनंत साधुवाद। वाओ, प्राउड फॉर हनुमानगढ़, आप हनुमानगढ़ का प्राइड हैं, गर्व हैं, क्या बात है। कमल शर्मा जी जय हिंद, स्वागत है आपका। दीपक बजाज जी गुड मॉर्निंग, संजू चावरा जी गुड मॉर्निंग मैम। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख वेलकम। डॉक्टर रेनू सेतिया मैम मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाह रहा। नितिन छाबड़ा साहब लिख रहे हैं, वो एक कमेंट पढ़ लूं मैं। आई पर्सनली नो डॉक्टर साहब, शी इज अ वेरी वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, रिगार्ड्स नितिन छाबड़ा एडवोकेट। नितिन छाबड़ा साहब आपके लिए लिख रहे हैं। हमारी कुछ बच्चियां, हमारी कुछ जो मोहतरमाएं वो जुड़ी हैं हमारे साथ। सरिता भाटी चौहान जय हिंद मैम। कुलदीप भाटी गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। नरेश भूटिया जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैम एक बात मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी एक जो बात है, ये बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ की नौबत तो कभी नहीं आई। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नौबत है ही क्यों आखिर, मतलब ये नौबत ही ऐसी क्यों है? जी जी, एक्चुअली क्या है, जो आज के समय में हमारी सामाजिक सोच है जी। वो ये है कि बेटा होगा तो वो माँ बाप की विरासत को संभालेगा, बेटा होगा तो वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटा होगा तो समाज में हमारा नाम होगा, हमारा वंश चलेगा। क्योंकि सदियों से जो हमारी सोच है, संस्कृति है या हमारे समाज का ढांचा है वो मेल डोमिनेटिंग है, यानी कि पिता से रिलेटेड है। लेकिन हमें अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि अगर हम
लड़की को भी उसके बराबर चांस दें बढ़ने का, पढ़ने का और समाज में कुछ कर दिखाने का। तो मेरी ये सोच है कि शायद वो लड़के से कुछ ज्यादा ही करके दिखाएगी। और बिल्कुल। दूसरी ये बात है कि अगर लड़की को मौका मिले तो लड़की शायद अपने माँ बाप की सेवा, देखभाल अपने भाई से ज्यादा करेगी। तो ये जो सोच है, हमें इस सोच को बदलना होगा। और जब हम सामाजिक सोच को बदलेंगे तभी ये जो लिंग भेदभाव है तभी खत्म होगा और तभी सब लोग लड़की का घर में स्वागत कर पाएंगे। क्या बात है मैम। मैं आ रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे। अनुपुनिया जी गुड मॉर्निंग, वेलकम कर रही हैं आपको। योगेश वर्मा जी, डॉक्टर रेणु सेतिया जी, प्राउड ऑफ हनुमानगढ़, क्या बात है। पूजा जुनेजा मैम स्वागत कर रही हैं, वेलकम मैम। पिंकी कॉलेज एसकेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से, पिंकी कॉलेज वाह वाह रेणु मैडम, क्या बात है। पिंकी कॉलेज नागपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुपुनिया राइट मैम। बलदेव कुमार सेवता जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। पलक माहेश्वरी जी गुड मॉर्निंग मैम। सोनल गर्ग, देखिए कितनी बच्चियां, कितनी लड़कियां, कितनी मोहतरमाएं आपको सुनने के लिए जुड़ी हैं। सोनल थैंक गर्ग यू वेरी मैम। गुड मॉर्निंग सर मैडम। लखविंदर शर्मा लक्की गुड मॉर्निंग सर मैडम। करण कुमार जी वेलकम मैम। त्रिलोक मांडन सर आपका स्वागत है मैम के बहुत अच्छे विचार है मैम। मैं एक सवाल पूछूं, मैं ये मौका नहीं जी छोड़ना चाह रहा कि आप मैं एक डॉक्टर से बात करूं और कोविड-19 के बारे में बात ना करूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल। जी मैं कुछ पॉजिटिव, मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब बड़ा पॉजिटिव होगा। आप पिछले तकरीबन 35 साल से प्रैक्टिस में हैं, जी गायनेकोलॉजिस्ट हैं आप। जी क्या फर्क महसूस करती हैं जब आप पहले ऑपरेशन थिएटर से निकलकर बोलती थी जी आपको बेटी हुई है, तब के रिस्पांस में, और अब जब पिछले 2-5 सालों में आप कहते हैं जी बेटी हुई है, तो क्या आपको कुछ पेरेंट्स का बदलाव महसूस हुआ, बदलाव आ रहा है क्या सोसाइटी में? जी हाँ। अगर मैं 87 में प्रैक्टिस में आई थी, जी 87 से अब तक के सफर में मैं देखूं तो शुरू में तो ये ऐसा लगता था कि जब पहली बेटी हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों जच्चा बच्चा स्वस्थ है। लेकिन अगर सेकंड बेटी हो गई तो उनको यूं लगता था कि जैसे गाज गिर गई हो, उसका वेलकम नहीं किया जाता था। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर देखें तो इसमें 50% परिवर्तन आया है। मैं 100% तो नहीं मान सकती हूँ। पहली बेटी का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है, दूसरी बेटी हो जाती है तो बहुत अच्छी तरह से स्वागत नहीं तो कम से कम लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं, उसको बात बोझ नहीं मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, ये भी हमारे लिए बेटे के समान है। तो इतना बदलाव मैं देख रही हूँ और क्या उम्मीद करती हूँ कि अगर सामाजिक सोच भी तो आने वाले कुछ सालों में ये जो फर्क है ये भी शायद खत्म हो जाएगा। क्या बात कही आपने, बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है। आप सही कह रहे हैं। मैं ही कई सारे दोस्तों को देखता हूँ, लड़की होती है तो आज मिठाइयां बंटती हैं, लड्डू बंटते हैं, उतनी खुशी वो मनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं बिल्कुल ये बात जितनी भी तमाम बच्चियां सुन रही हैं, जितनी भी मोहतरमाएं सुन रही हैं, उनसे ये कहना चाहता हूं, ये बदलाव उन लड़कियों की वजह से आया है जिन्होंने कुछ करके दिखाया है। अब जब जी कहीं पर कोई पीटी उषा निकलती है, जब कहीं पर कोई हमारे जो मैरी कॉम निकलती है, जब कहीं पर कोई हमारी किरण बेदी निकलती है, तो अब पेरेंट्स को ऐसे लगने लगता है कि हमारी लड़कियां भी ऐसी ही होंगी। तो मैं ये जी कहना चाह रहा हूं, बस आप बच्चियों से ये कहना चाह रहा हूं, ऐसा जब आप कुछ बनते हैं तो वो केवल आपने अपने लिए नहीं किया है, आपने आने वाली बच्चियों का वेलकम करवाना शुरू कर दिया। सोच ही रखिएगा इस बात को। बहुत बहुत जी शुक्रिया मैम। आप हो और मैं कोविड-19, और क्योंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं जी खास तौर से, हालांकि देखिए तमाम लोग मैं समझता हूँ चाहे मेल हमसे जुड़े हुए हैं, पर परिवार में तो सब रहते ही हैं। किसी के परिवार में बहू हो सकती है, किसी परिवार में वाइफ हो सकती है, बहन हो सकती है। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, पहला मेरा एक सवाल कोविड-19 को लेकर। कोविड-19 के दौर में, कोरोना के दौर में प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं उनके लिए कुछ आप प्रिकॉशंस ऐसे होममेड या होमली एडवाइस दे सकती हैं क्या? होमली प्रैक्टिस जो घर पे करके इससे थोड़ा सा अपना बचाव कर सकती हूँ, इसका सामना कर सकते हैं। जी। आज के इस दौर में जब लॉकडाउन है और हम सब लोग घर में बैठे हुए हैं और इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, स्टे होम स्टे सेफ, तो उसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो एक स्पेशल ग्रुप में आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि इसके लिए उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो कुछ बेसिक ध्यान रखती हैं अपनी हेल्थ के लिए तो उससे वो इससे अपना बचाव भी कर सकती है और एक स्वस्थ शिशु को जन्म भी दे सकती है। तो ये जो चीजें हैं इसको हम हेल्थ केयर को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो फिजिकल हेल्थ और दूसरी स्पिरिचुअल हेल्थ।
फिजिकल हेल्थ को भी फिर हम आगे दो हिस्सों में बांटेंगे। फर्स्ट है फिजिकल हेल्थ में आपकी डाइट वेल बैलेंस्ड, एडिक्वेट और न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, और डाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो। सेकेंड थिंग है पर्सनल हाइजीन। इस दौर में आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो पर्सनल हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्शन को हम 3 लेवल्स में भी बांट सकते हैं। फर्स्ट लेवल है जिसमें हमें अपने हाथों को फ्रीक्वेंट किसी अच्छे साबुन से वॉश करना चाहिए, और वॉश करने के बाद हाथों के ऊपर कोई क्रीम या लोशन लगा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिपीटेडली हैंड वॉश करेंगे साबुन से तो स्किन ड्राई हो जाएगी, और उसकी जो रफ स्किन होगी उसमें बैक्टीरिया या वायरस ज्यादा स्टे कर सकते हैं। सेकेंड थिंग होती है हमें मास्क पहन के रखना चाहिए। घर में हम सिंपल घर पे बनाया हुआ 3 लेयर का कपड़े का मास्क भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड लेवल की जो प्रोटेक्शन आती है उसमें अगर हमें लगता है कि हमें ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है तो हम मास्क के साथ में सिर पर कैप डिस्पोजेबल और हाथों में काम करते वक्त ग्लव्स को भी यूज कर सकते हैं। थर्ड लेवल की जो प्रोटेक्शन आती है उसमें हम लोग खाने पीने की चीजों के लिए जो डिस्पोजेबल बर्तन होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, और हाथों को वॉश करने के साथ साथ फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये तो दो बातें हुई, फर्स्ट हाइजीन, सेकंड डाइट। थर्ड, प्रेग्नेंट लेडी को फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए जो उसकी प्रेगनेंसी के टाइम के अकॉर्डिंगली रिकमेंडेड है। मैं ऐसा नहीं कहती कि फर्स्ट 3 मंथ्स में और फर्स्ट मंथ से लेकर के 9 मंथ तक सेम एक्सरसाइजेज होती है, नहीं, हर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंगली फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइजेज चेंज होती रहती हैं, उनको उसी के अकॉर्डिंगली अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और इसके साथ उनको एडिक्वेट रेस्ट भी लेना चाहिए। दिन में भी 2 से 3 घंटे का रेस्ट, और रात को 7 से 8 घंटे की एक बहुत अच्छी स्लीप, और उसके साथ कुछ योगा भी कर लेना चाहिए। ये तो आती है फिजिकल हेल्थ। देन वी विल कम टू मोरल या स्पिरिचुअल हेल्थ। मोरल या स्पिरिचुअल हेल्थ में सबसे पहले जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, स्पेशली उसके हस्बैंड, उनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि उसको मोरली सपोर्ट करें, उसको तसल्ली दें, और घर के कामकाज में उसका हाथ बटाएं, और उसकी डाइट का ध्यान रखें। सेकंड थिंग, इस दौर में अपने मेडिटेशन भी करना चाहिए और प्राणायाम भी करना चाहिए। प्राणायाम और मेडिटेशन से हमें जो हमारी रेस्पिरेटरी पावर है वो इंक्रीज होती है, तो उसमें कोरोना तो क्या कोई भी वायरस नजदीक नहीं आ सकता। तो इस तरह से एक महिला को अपनी हेल्थ का इस टाइम में ध्यान रखना चाहिए। क्या बात है मैम, बहुत, इससे बढ़िया कोई टिप्स नहीं हो सकते। तमाम लोग सुन रहे हैं, अगर वो खुद मतलब लेडी हैं तो समझ सकते हैं, नहीं तो अपने परिवार के लिए हम सब समझ सकते हैं। करण कुमार जी वेलकम मैम, जस्सी जी कह रहे हैं राइट, समीर वाव, रेणु मैम गुड मॉर्निंग मैम, राजीव भूतना जी अच्छे विचार, पवन सोनी जी, मैडम रेणु सेठिया जी ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ हनुमानगढ़, राजेश कासवान सर रजिस्ट्रार साहब हैं एसकेडी के, गुड मॉर्निंग, वेलकम कर रहे हैं आपका मैम, शुभम आयुर्वेद राइट सर, ब्रजमोहन जोशी जी गुड मॉर्निंग। मैं चाह रहा हूँ तमाम लोगों के मैसेज, पंकज उपल जी गुड मॉर्निंग, रेणु मैम एंड अमर जी, पंकज उपल सर गुड डे डिफेंस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं, आपकी हनुमानगढ़ की ही एक बेटी और आपकी परिचित भी मुझे लग रहा है शायद बिल्कुल होंगी वो, प्राची शिखा जी, प्रहलाद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, प्रहलाद शर्मा जी की बेटी हैं शिखा शर्मा, अभी इस समय वो प्राची शिखा मतलब हनुमानगढ़ में है मैम, और कम्युनिकेशन कोच है वहां पे एक बड़ी कंपनी में। वो आपको कह रही है नमस्ते डॉक्टर सेठिया जी, आपको नमस्कार कह रही हैं, स्वागत है प्राची मैम। देवेंद्र सिंह राठौर जी गुड मॉर्निंग अमर सर, स्वागत है आपका देवेंद्र सर, वेलकम। कुलवंत सिंह खालसा जी गुड मॉर्निंग सर जी, समीर जी, डॉक्टर रेणु मैम ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ हनुमानगढ़ एंड इंडिया आल्सो। मैम ये मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ, किसी शहर में किसी डॉक्टर को लोग पसंद करते हो, देखिए एक पोज आया है लेकिन कोई बात नहीं, पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी एक साथ चलती हैं, पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता और पोज आ जाना, बीच में रुक जाना, ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमने एक दिन रुकावट की परिभाषा पढ़ी थी और हमने कहा था कि रुकावट का मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटी हमसे कह रही है तू रुक,
हमावत है। अमर सर, त्रिलोक सर कह रहे हैं अमर सर आप अपना नंबर सेंड करें ताकि हम नोट कर सकें। त्रिलोक सर मैं नंबर बोल रहा हूं अपना सर, दिस इज 8871045678। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं 8871045678। संजीव सर अगर आप कोई मेरा नंबर आप स्क्रीन पे लिख सकते हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अमर चौधरी लिख के मेरा नंबर लिख दीजिएगा स्क्रीन पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, त्रिलोक सर स्वागत है, आप बिल्कुल फोन कीजिएगा। घसीटा सिंह सर आ चुके हैं, जय हिंद, जय अमर चौधरी बेधड़क। घसीटा सर स्वागत है आपका। शीतल वर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग। पवन सोनी जी ग्रेट पर्सनैलिटी। त्रिलोक सर, डॉक्टर पवन वर्मा हेलो सर। जिज्ञासु तोमर वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आई फील प्राउड फादर ऑफ ब्रेव गर्ल एंजल कासवान। क्या बात है। अच्छा दोस्तों चलिए कोई तो ऐसा रिवाज लाओ जिससे बेटी जीत जाए और दहेज हार जाए। बलदेव सर इसका एक इलाज है। मैं आपने बात छेड़ी है तो मैं ऑनलाइन आपसे कह रहा हूं, पहली बार मैंने 2007 में मेरी शादी हुई थी, अरेंज्ड मैरिज एंड आई बिलोंग टू अ कम्युनिटी जहां पे दहेज कितना ज्यादा मिला इसी से आपकी हैसियत का पता चलता है। एंड आई वाज द फर्स्ट वन जिसने बिना दहेज की शादी की थी 2007 में, एंड इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज। मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, मैंने कल भी एक बात कही थी, 3 तरह के लोग हैं, बीमारी की बात करने वाले, समझदारी की बात करने वाले, जिम्मेदारी की बात करने वाले। अगर हम सिर्फ इतना लिख दें कि मैं अमर चौधरी, मैं बलदेव कुमार सेवता जी, मैं बलवंत कुमार जी, मैं रोहित वैसला जी, मैं राजेश कासवान जी, मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने बेटे की शादी में या अपनी शादी में दहेज नहीं लूंगा, छोड़ दीजिए सारी दुनिया क्या करने वाली है, कुछ फर्क नहीं पड़ने। हमारी समस्या ये है कि हम दुनिया पे ढोलते हैं बात को कि दुनिया को ये कर देना चाहिए, दुनिया को वो कर देना चाहिए। भाई सवाल तो ये है कि मैंने क्या किया। अगर हम सब अपने अपने लिए लिख दें कि मैं दहेज नहीं लूंगा, और चलिए मैं अनाउंस कर रहा हूं यहाँ पे ऑनलाइन, मैं अनाउंस कर रहा हूं मैंने अपनी शादी में दहेज नहीं लिया, मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा, और ये ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड है। तो मेरा ये कहना है कि दोस्तों, चौधरी रोहित वैसला जी गुड मॉर्निंग, छोटे भाई हैं मेरे। मैम स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं मैम, 3-4-5 मिनट हमारे पास प्राचिका मैम थैंक यू सो मच। प्रेम कंदोई जी स्पेशल थैंक्स टू फादर ऑफ डॉक्टर रेणु सेतिया जी, क्या बात है। नितिन सरदार जी वाओ प्राउड ऑफ, थैंक यू नितिन भाई। मैम मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आप जो भी लड़कियां, जो भी तमाम, स्पेशली लड़कियों के लिए मैं बोल रहा हूं, जो भी महिलाएं हमें सुन रही हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं? आपके मन में कुछ ऐसी बात है कि आप चाहती हैं उन्हें कोई मैसेज देना? जी, मैं अपना मैसेज तमाम सुनने वाली लड़कियों को, महिलाओं को एक शेर के थ्रू देना चाहूंगी। आहा क्या बात है। वो शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। रजा क्या है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए और अपने गोल सेट करने चाहिए कि हमें जिंदगी में क्या चाहिए और हमें क्या अचीव करना है। गोल सेट करने के बाद में अपना 100% उसमें झोंक दो, बिना परिणाम की चिंता किए कि उसका परिणाम क्या होगा। तो ये कहते हैं ना कि आप किसी चीज को चाहो, शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो इसी सोच के साथ 100% उसमें झोंको और डेफिनेटली आपको अपना गोल मिलेगा ही मिलेगा, मिलना तय ही है। यही मेरी सोच रही है और इसी ही लाइन पे मैंने सब कुछ किया है। विपरीत और विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी मैंने मेरे प्रयत्न कभी नहीं छोड़े और आज मैं अपने मनचाहे मुकाम पर हूँ। थैंक यू। क्या बात कही आपने। मैं बड़ी बात, और मैं मैम की तरफ से मैं भी एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। रेनू मैम के वक्तव्य को सलाम, कोटि कोटि प्रणाम मैम, आपका आशीर्वाद हमें दे, ग्रेट मोटिवेशन। नितिन सुथार जी ऐसा लिख रहे हैं, क्या बात है। मैं भी एक तमाम सुनने वाली बच्चियों से, लड़कियों से स्पेशली एक बात कहना चाह रहा हूँ। हम कहते हैं कि घर वालों ने सपोर्ट नहीं की, उसने नहीं की, उसने नहीं। मेरा एक सवाल है, क्या ये बेटे भी सपोर्ट मांगते फिरते हैं क्या? बेटों ने तो आज तक नहीं कहा कि भैया बेटी ने सपोर्ट नहीं करी। जब बेटों को बेटी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती तो ये बेटों की सपोर्ट का इंतजार क्यों करती हैं? तूफान, राहत इंदौरी साहब का एक शेर पढ़ रहा हूं, आप लोग मतलब समझना मेरा, कि तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो,
और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आप क्यों इन मल्लाहों के चक्कर में पड़ी हुई है? रिश्तेदार सपोर्ट करेंगे, पड़ोसी सपोर्ट करेगा, मोहल्ले वाले सपोर्ट करेंगे, क्यों करेंगे भाई? और मैं कहता हूं क्यों चाहिए आपको सपोर्ट? आप इनसे ज्यादा ताकतवर हैं। मैं तो रेनू मैम कई बार महिलाओं से बोलता हूं, जो आप कर सकती हैं सृजन का काम, जन्म देने का काम, किसी इंसान की औकात है, किसी आदमी की औकात है कि वो काम कर दे। तो ताकतवर आदमी कमजोर से सपोर्ट मांग रहा है, बताइए? लड़की नारी जो खुद ताकतवर है वो कमजोर आदमी से कह रही है मेरी सपोर्ट कर दो। अरे आपको इतनी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपको हौसले की जरूरत है, और आप में हौसला वो है। मैं तमाम लोग आपका धन्यवाद कर रहे हैं। प्राची शिखा जी, यू आर अ लेजेंड, थैंक यू सो मच। प्रेम कंडोई जी, स्पेशल थैंक यू फादर ऑफ डॉक्टर रेणु सेतिया। डॉक्टर राजेंद्र दोडी, अमर चौधरी जी की दहेज न लेने की पहल का स्वागत है। मैं अभी कुछ कह रहा था जब आप नेटवर्क में नहीं थी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सर। डॉक्टर राम सिंह, इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी, समीर जी वाओ। डॉक्टर सिंह हुंडल, दारा सिंह हुंडल साहब, ग्रेट थॉट मैम जी। प्राची शिखा जी, डॉक्टर साहब का हमारी जिंदगी में अहम रोल है, शी इज एन एंजल फिगर फॉर अस। प्राची शिखा मैम, शिखा शर्मा जी ऐसा लिख रहे हैं। और रेणु मैम, जाते जाते आप कोई बात कहना चाहेंगे? मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने ये समय निकाला। मैं समझता हूं आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक है और इन विषम परिस्थितियों में तो आपके पास समय नहीं होता है, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी बात से अंत करना चाहें, कोई मैसेज, कोई भी बात जो आप कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहूंगी कि जिंदगी में चलते रहिए, कारवां जुटते रहिए। क्या बात है, क्या बात है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रेणु मैम, आपसे यकीन जानिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बातचीत थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। दोस्तों, ये हमारे साथ थी डॉक्टर रेणु सेतिया। यकीन जानिए जब हम ऐसी शख्सियतों से, ऐसी ऐसी अचीवमेंट जिन्होंने अपनी लाइफ में किए हैं, उनसे मिलते हैं, तो जो हौसले, जो सपने हमारे कहीं पस्त हो जाते हैं, हम उन हौसले और सपनों को दोबारा जीने की कोशिश करने की कोशिश करते हैं। रहमत पुनिया जी, स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं दोस्तों, ये थी डॉक्टर रेणु सेतिया हमारे साथ। अब जिस शख्सियत से मैं आपको मिलाने वाला हूं, दोस्तों मैं कह रहा हूं, जो हालात, जो विषम परिस्थितियां इस समय चल रही हैं, जो दौर इस समय चल रहा है, उस समय हमें एक ऐसी शख्सियत की जरूरत है जो इंसान को भी समझता हो और जो विज्ञान को भी समझता हो। क्योंकि इंसान और विज्ञान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह रही है कि जो विज्ञान के जितने करीब गया, वो इंसान से उतने दूर होता चला गया। आप देखिएगा, जो वैज्ञानिक है, जिस तरह के जो लोग होते हैं, वो इतने मशगूल होते हैं अपने रिसर्च में, अपने कामों में, कि वो इंसानी बातों को भूल जाते हैं, और जो इंसान के ज्यादा करीब होते हैं वो विज्ञान को भूल जाते हैं। मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिला रहा हूं जिसे इंसान की भी उतनी ही समझ है जितनी विज्ञान की है, और वो है रिनॉन्ड साइकोलॉजिस्ट एंड बेस्ट लेक्चरर अवार्डी, एचओडी साइकोलॉजी, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज हिरसा, डॉक्टर रविंदर पुरी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं एसकेडी विश्वविद्यालय जो है, इनके बाबूलाल जुनेजा जी का, राजेश जी का, और अमर जी का, संजीव जी का। आप लोगों ने मुझे मौका दिया सब लोगों से रूबरू होने का। सभी दर्शक जो इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन है, नमस्कार है। आज हम लोग थोड़ी देर आपस में बातचीत करने वाले हैं और मुझे ऐसी उम्मीद है कि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे विषयों के ऊपर आज बातचीत कर पाएंगे। अमर जी, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जब कल मैंने 2-5 मिनट आपसे बात करी, तो मैं ये तो कल ही 5 मिनट में समझ गया था कि जो बातचीत आज आपसे होने वाली है वो तमाम लोगों के लिए ना केवल लाभदायक तो होगी, बहुत इंप्रेसिव भी होने वाली है। सर मेरा पहला सवाल ये है, प्राची शिखा मैम आपका स्वागत कर रही है, नमस्कार पुरी साहब, माया रानी जी गुड मॉर्निंग सर, तमाम लोग आपका स्वागत कर रहे हैं सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इस कोविड-19 के दौर में एक मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट की कितनी महत्व बढ़ गया है, कितनी उसका मतलब मैं ये कहूंगा कितनी मेहनत बढ़ गई है, या कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, आपने तो महसूस किया होगा। क्या फर्क देख रहे हैं आप पिछले कुछ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है जी। जब 1945 में दूसरा विश्व महायुद्ध खत्म हुआ था जी, उस समय मनोवैज्ञानिकों की बड़ी तादाद में जरूरत पड़ी थी, क्योंकि उस समय पहली बार ऐसा एहसास हुआ था कि जो मानसिक बीमारियां, जो शारीरिक बीमारियां हैं, उनके मानसिक आधार भी होते हैं। और उसी के आधार के ऊपर बाद में बहुत सारे लोगों ने अनुसंधान किए, शोध किए, और मनोवैज्ञानिकों की जरूरत लोगों को महसूस होनी शुरू हुई थी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन जब ये कोविड-19 आया, इसके बाद तो मनोवैज्ञानिक सहायता की बहुत ज्यादा दरकार हो गई है। और आज हालात ये है
कि हमारे जितने भी मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं, लेक्चरर हैं, सभी लोग समाज की सहायता कर रहे हैं। और मैं सभी को साधुवाद देना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बात है इस विपत्ति की दशा में, जबकि पूरी मानव जाति बड़ी मुसीबत में है इस समय, दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक भी अपने घरों में बैठकर, अपने दफ्तरों में बैठकर कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ, लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये कि मनोवैज्ञानिक जो हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और भूमिका इस समय बहुत अहम हो गई है। और मैं आपको अमर जी एक बात और भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से कोविड-19 जो अब ये दशा पैदा हुई है, अभी हम एक स्ट्रेस के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन एक बहुत खतरा अभी हमारे लिए बाकी है। और खतरा हमारे लिए ये है कि लगभग ये दौर गुजर जाने के लगभग 5-6 महीनों के बाद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम की बीमारी से जूझना पड़ सकता है। इसलिए सरकार को भी, मेडिकल हेल्थ वर्कर्स को भी और मनोवैज्ञानिकों के लिए भी ये सचेत होने का समय है, लोगों को जागरूक करने का समय है, और हम सभी लोग इसी मुहिम के अंदर जुटे हुए हैं। क्या बात है सर। मैं अगला सवाल यहीं से लूंगा सर, लेकिन 2 वक्तव्य पढ़ना चाह रहा हूं, 2 कमेंट पढ़ना चाह रहा हूं। नितिन सुधार जी लिख रहे हैं, वाह रविंदर सर, पहली बात में ही आपकी वक्तव्य शैली बेहद प्रभावी है, कायल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी लिख रहे हैं। अनवर खान साहब लिख रहे हैं, मैं इनका स्टूडेंट रह चुका हूं 2014 में, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है सर का। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं सर। अमित श्रीवास्तव जी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग अमर सर, गुड मॉर्निंग रविंदर सर, विनीता सुखीजा जी गुड मॉर्निंग सर। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ बन रहा है सर, मुझे जो जानकारी मिली है, जो मैंने अभी थोड़ा सा आपके बारे में जाना, आप हेल्पलाइन पे भी अवेलेबल हैं रोज 1-1.5 घंटे, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या डिफरेंट। सर पिछले 2 महीनों में सवालों में क्या बदलाव आया है? किस तरह के सवालों का ज्यादा सामना कर रहे हैं आप पिछले 2 महीने में कोविड के बाद? देखिए जी, एक हरियाणा गवर्नमेंट की एक हेल्पलाइन है जिसपे मेरा नंबर है, और जब कभी भी किसी लोगों को किसी तरह का कोई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है तो वो मुझसे आमतौर पे बात करते हैं। एक तो ये हेल्पलाइन है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा जो हरियाणा का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इनकी तरफ से भी तमाम जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, जितने भी मनोविज्ञान के जुड़े हुए लेक्चरर हैं, तमाम लोगों की एक हेल्पलाइन बनाई गई है, जहां पे समय समय पर लोगों की और विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए मनोवैज्ञानिक उपलब्ध होते हैं। जब मेरी इसमें मुलाकात लोगों से फोन के रास्ते से होती रही है, सबसे ज्यादा जो समस्या इस समय हमारे सामने आ रही है वो ये आ रही है कि लोगों के मन में ये आ रहा है कि ये बीमारी जो है कहीं उन्हें हो तो नहीं गई है। ये देखिएगा, ये चीज बड़ी समझने वाली है कि देखिएगा, इस समय सिम्टमोलॉजी सारी दुनिया को पता है। खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, छींकें आने लग जाती है, हेडेक होना शुरू हो जाता है। ये तमाम जो अखबारों से लोग पढ़ते रहते हैं या तरह तरह की चीजों से पढ़ते रहते हैं, तो जो लोग थोड़े कमजोर दिल के लोग होते हैं, जिनका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर होता है, आमतौर पे वो हाइपोकॉन्ड्रिकल पर्सनैलिटीज होती हैं। हाइपोकॉन्ड्रिकल पर्सनैलिटीज वो होती हैं जो किसी भी बीमारी को देखकर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि कहीं ये बीमारी हमें तो नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आमतौर पे लोगों की समस्या ये रहती है कि वो अखबार में भी किसी बीमारी का सिम्टम पढ़ लेते हैं तो उनको ये महसूस होता है कि कहीं ये हमें तो नहीं है। इसलिए ज्यादातर फोन कॉल ये आ रही है कि सर हमें खांसी है, मेरे को बुखार है, कहीं पे मेरे को कोविड-19 तो नहीं हो गया है, अभी मैं कल थोड़ी देर के लिए सब्जी लेने के लिए बाहर गया था, कहीं मेरे साथ वो जो वायरस है वो मेरे घर में तो नहीं आ गया है, मेरी फैमिली को तो नहीं आ गया है। एक तो ये बहुत सवाल हमारे पास आए, और दूसरे सवाल जो आए हमारे पास आए वो बहुत ही दुखद है। अमर जी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इन दिनों में मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं तमाम सुनने वालों से। दोस्तों, ये इतनी महत्वपूर्ण बातचीत है, इतनी जरूरी बातचीत है, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप शेयर कर सकते हैं, इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो मेरी, देखिए मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करता हूं इस बारे में, वो यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम अपनी जगह है, लेकिन ये जो बातचीत है मैं ये मानता हूं ये तमाम लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। अगर आप शेयर कर सकते हैं, वॉच पार्टी या लोगों को जोड़ सकते हैं तो प्लीज उन तक पहुंचाइए। रविंदर सर प्लीज, मैं ये तो मैं ही ऐसे सुन रहा हूं,
कि मेरे लिए बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत जरूरी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी, आप तो इतने शानदार व्यक्तित्व के स्वामी, और अगर आप इस समय मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, आपकी शैली इतनी प्रभावशाली है, तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से भी हम बहुत सारे लोगों तक अपना संदेश दे सकते हैं। जो मैं बात कर रहा था, बड़ा दुखद पहलू है वो ये है कि इन दिनों में डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं बहुत बढ़ गई है। जहां डोमेस्टिक वायलेंस इस समय हमारे भारत देश में 2 गुना बढ़ गया है। जहां पहले 100 घटनाएं होती थी, अब वहां 200 घटनाएं हो रही है। दुनिया भर में बढ़ा है। लॉकडाउन के दौरान चूंकि घरों के अंदर लोग रह रहे थे, हस्बैंड वाइफ, पहले उन्होंने अपना एक अनौपचारिक रूप से समझौता कर रखा था कि किसने क्या काम करना है, किसने क्या बोलना है, घर में कब आना है, कब इकट्ठे होना है। लेकिन अब हालात ये हो गई थी कि लोगों को मजबूरन एक ही छत के नीचे रहना पड़ रहा था, और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे घरों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है। यहां तक कि मेरे पास एक फोन कॉल ऐसी भी आई एक महिला की, और एक छोटे से 12 साल के बच्चे का आया कि मेरे को घर वालों ने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे जो फादर हैं, उन्होंने मुझे घर से मारपीट के निकाल दिया है और अभी हम सुसाइड करने जा रहे हैं। तो ये बहुत मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग काम होता है। लगभग आधा पौना घंटा लगकर उस बच्चे को, उसकी मदर को समझाया, इमीडिएटली जिस शहर में वो थे उस शहर की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया, उन तक सहायता पहुंचाई। तो देखिएगा, ये तमाम चीजें जो हैं लॉकडाउन के दौरान हो रही थी। एक घटना तो मैंने आपको पहले बताई कि जिसके अंदर लोगों को ये महसूस होने लग जाता है कि ये कहीं बीमारी हमें तो नहीं है। ये अच्छी बात है, थोड़ा सा डर होना भी जरूरी है। आप ये बात अमर जी मानेंगे कि लोग, मतलब जब डर होता है तो हम थोड़े सचेत भी होते हैं, जागरूक भी होते हैं। डरने की बाकायदा से जरूरत है, लेकिन खौफजदा नहीं होना है। हम लोगों को अपना ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात ये कि डोमेस्टिक वायलेंस के किस्से बहुत ज्यादा हुए। तीसरी चीज जो हमारे पास फोन कॉल्स आई वो ये आई कि हम लोगों ने इतने दिन से नशा नहीं किया है, हमें अब ये फीलिंग आ रही है, हमें ये आ रही है। बहुत सारे लोग जो अल्कोहलिज्म का शिकार थे, बहुत सारे लोग जो और तरीके के नशे ले रहे थे। लेकिन इस हर बुरी घटना का एक दुखद के साथ साथ एक सुखद पहलू भी होता है। यहां पर मैं, अमर जी, चूंकि मैं पॉजिटिविज्म की हमेशा बात करता रहा हूं, एक बहुत ही पॉजिटिव घटना भी घटित हुई। वो ये हुई कि जो हस्बैंड वाइफ पहले ईंट कुत्ते का बैर था, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड वाइफ अब वो एक ही छत के बीच में रहकर प्यार से रह रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा सुखद पहलू है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे हस्बैंड वाइफों के आपस के बाल मुटाव, कोई उनके लिए भागने का, जाने का कोई साधन नहीं था, तो वो घरों में रहकर खुश हैं। और बहुत सारे नशेड़ी ऐसे हैं जिन्होंने शराब पीनी छोड़ दी है, नशे लेने छोड़ दिए हैं, और वो हैरान है कि उन्होंने 15 दिन से 20 दिन से नशा नहीं लिया, तो दे आर वेरी हैप्पी। उनके अंदर कोई पूरी घटनाएं घटित नहीं हो रही हैं। अगर थोड़ी बहुत कोई हो भी रही है तो हमारे जैसे मनोवैज्ञानिक और जो डॉक्टर्स हैं और सरकार इतनी सहायता कर रही है, वो तमाम लोग उनकी सहायता के लिए खड़े हुए हैं। क्या बात है। और सर, आपकी जब आपने पॉजिटिविटी की बात छेड़ी और आपके चेहरे पे जो मुस्कान आई, मैं समझ सकता हूं जब आप काउंसलिंग करते होंगे और जब पॉजिटिव रिजल्ट आते होंगे तो कैसा महसूस होता होगा आपको। लगता होगा कि हाँ, सर मैं तो सवाल तो 2-3 मेरे मन में आ रहे हैं, लेकिन पहला सवाल मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ। अब मैं मूव कर रहा हूँ कुछ टिप्स की तरफ कि कैसे लोग उन चीजों का यूज कर सकते हैं। सर हम लोग क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, हमारे सामने एक बहुत चैलेंज ये आ रहा है कि तमाम लोगों को डर इस बात का, एक तो ये हो गया कि मुझे बीमारी ना हो जाए, लेकिन उससे बड़ा डर ये है कि अब हमारा होगा क्या हमें रोजगार मिल पाएगा, क्या हमारी जॉब तो नहीं चली जाएगी, हमारी फैमिली का क्या होगा, हम करेंगे क्या। जब ऐसा केस हो तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, कैसे गाइड करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन रेस हैज विटनेस्ड सो मैनी पेंडेमिक्स इन पास्ट। हम बहुत सारे महामारियों को पहले झेल चुके हैं। हमारी दुनिया में तो ऐसी ऐसी महामारियां भी आ चुकी हैं जिसमें इंग्लैंड जैसे देशों की आधी आबादी खत्म हो गई थी। हमारे देश में भी करोड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोगों के अंदर एक फीलिंग होती है जिसे हम कहते हैं रेजिलेंस। रेजिलेंस का मतलब है कि हम दोबारा से निकलते हैं, दोबारा से बाहर आते हैं, दोबारा से खड़े होते हैं। ये मानव के अंदर एक बहुत खास योग्यता है। मैं तमाम लोगों के लिए एक शेर भी बोलना चाहता हूं कि चोट जब भी कभी ज़हनो दिल पे लगी, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज की तार हैं, चोट खाते रहे
गुनगुनाते रहें। घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम लोग जो सुन रहे हैं, जो दर्शक इस समय मेरी बात सुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आदमी के अंदर खुद ही गिर के उठने की एक खास योग्यता भगवान ने दी हुई है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। काम धंधे सब सेट हो जाएंगे, बिजनेस सब सेट हो जाएंगे। 1930 की महामंदी आई, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, 1920 के अंदर भारत के अंदर फ्लू हुआ, लोगों ने बड़े बड़े काम किए। महात्मा गांधी जी खुद आइसोलेशन में रहे थे। न्यूटन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया। वो उन्होंने जो पेड़ से सेब गिरता हुआ देखा कि ये नीचे ही क्यों जा रहा है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने आइसोलेशन के क्वारंटाइन पीरियड के ड्यूरिंग देखा था। उस समय भी वहां पर बहुत बुरी हालात थी और न्यूटन जो थे 40 दिनों के लिए अपने घर में बंद थे। घर में बंद उन्होंने अपने बरामदे में देखा एक पेड़ है सेब का, जिससे पेड़ नीचे जो आम है वो सेब जो है वो नीचे गिर रहा है। तो वहीं से उनको पता चला कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है। तो समझिएगा, बुरा वक्त भी गुजर जाता है। अभी अमिताभ बच्चन जी का भी एक गाना आया बहुत अच्छा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं कहता हूं घबराने की जरूरत नहीं है। हम इससे बेहतर बन के निकलेंगे, इससे शानदार बन के निकलेंगे। कल ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी हालात है तो हम फिर से वो काम शुरू करेंगे। कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री और हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, हम लोग चाइना से सामान लेना छोड़कर वो सामान हम लोकल लेवल पे बनाएंगे। अब हमें ये तो पता चल गया भाइयों, बहुत सारे लोगों के मन में वहम थे, जो अमर जी बोलने वाली बात है, बहुत सारे लोगों के मन में वहम थे कि अगर मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा तो क्या हुआ। तमाम लोग अपने घरों में बैठे, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बहुत सारे लोगों को परेशानियां हैं, पैसे की समस्या है, चीजें हैं, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मैं आपको कहता हूं कि जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो हमारे भारत देश के लोग पहले से ज्यादा मजबूत और हमारा झंडा पूरी दुनिया के अंदर लहरा रहा होगा। अभी भी हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिका के लोग डिमांड कर रहे हैं, एग्रेशन कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं कि लॉकडाउन बंद किया जाए, और भारत के लोग बड़ी ईमानदारी से लॉकडाउन का, कहीं कहीं कुछ घटनाएं हो जाती हैं, बेसब्री हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग, मैं ये कह सकता हूं कि भारत के लोग आज भी तमाम देशों से ज्यादा समझदार दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात सर, सैल्यूट, क्या बात है। आप इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता था इस सवाल का। क्या बात है सर। मैं तमाम लोग सुनने वाले तो बिल्कुल प्रभाव उन पे पड़ ही रहा होगा, पर मुझ पे व्यक्तिगत तौर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है आपके इस वाले जवाब से। नितिन सुथार साहब लिख रहे हैं, वाह रविंदर सर, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक्स एसकेडी यूनिवर्सिटी, थैंक्स अ लॉट। आज का सेशन बहुत कुछ सिखाने वाला है, क्या बात है। अंजू जुनेजा जी लिख रहे हैं कि रियली इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, विनीता सुखीजा जी, कंचन डारगन साहब, ग्रेट, क्या बात है। सर एक मेरे मन में सवाल है, अब उसको आप कैसे देखते हैं। मैं भी खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूं। क्या जो लोग मोटिवेट करते हैं औरों को पॉजिटिविटी की बात करते हैं, कभी उनके मन में भी नकारात्मकता आती है क्या सर? और आती है तो उसे संभालते कैसे हैं? देखिएगा, नकारात्मकता जो है वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी कभी नकारात्मकता भी होनी जरूरी होती है, जैसे कि इस समय मैंने आपको कहा कि डरना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोगों को डर महसूस नहीं होगा तो शायद हम मतलब ज्यादा जागरूक नहीं रहेंगे, हम ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, सावधानियां नहीं बरत पाएंगे। और जहां तक आपका सवाल है, मैं आपकी जो आंखों की रंगत है उसको देख के समझ रहा था कि आप सवाल सीधा मुझसे पूछ रहे हो कि क्या आपको भी कभी उदासी होती है और कभी आपको भी ऐसा होता है। जी हाँ, बिल्कुल। जो उदासियां, जो डिप्रेशन, जो चिंताएं तो तमाम लोगों को होती हैं, वो एक इंसान होने के नाते मनोवैज्ञानिक रूप से हमें भी आती है। हम में और उनमें सिर्फ एक ही फर्क होता है, वो उसमें से निकलने में कुछ टाइम लगा देते हैं और हम बहुत जल्दी उसमें से निकल आते हैं, क्योंकि हमारे पास औजार है, हमारे पास साधन है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे पास सोच है, टेक्निक्स है, विजन है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि पॉजिटिविटी जो है और नेगेटिविटी, इसके बारे में लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं। यहां पर वो भी मैं आपको बताना शेयर करना चाह रहा हूं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो पॉजिटिव हैं
और वो पॉजिटिव होने के नाते बड़ी बड़ी पॉजिटिव बातें भी मारते हैं, लेकिन जब कोई उनके इर्द गिर्द कोई उनसे ज्यादा उभर रहा होता है, कोई ज्यादा आगे निकलने की कोशिश हो रहा है, तो अंदर अंदर वो जेलसी भी कर रहे होते हैं। आप समझिएगा कि जो लोग पॉजिटिव होने का ड्रामा कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अंदर से नेगेटिव भी होते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि ये सब चीजें जो पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, अगर आप रियल सेंस में पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव अंदर से होना चाहिए। आप चाहे कुछ भी ना करो, लेकिन आपके दिल से आवाज ये आनी चाहिए कि तमाम लोग जो आपके साथी हैं, आपके मिलने वाले लोग हैं, वो आगे निकलें। नेता वो नहीं होते हैं जो नेता बन के खुद खड़े हो जाते हैं। मैं ये मानता हूं कि नेता वो होते हैं जो अपने जैसे और नेता भी पैदा करते हैं। अगर मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं और अगर मैं अपने विद्यार्थियों को प्रेरित नहीं कर रहा हूं कि अच्छे मनोवैज्ञानिक बने, मेरे मन में उनके प्रति नेगेटिव फीलिंग है कि वो आगे ना बढ़ पाए क्योंकि मेरी कोई जगह ना ले पाए, तो फिर मैं पॉजिटिव नहीं हूं। समझिएगा, ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बारे में लोगों के मन में बहुत ही मिथ है। मैं आपको ये कहता हूं कि नेगेटिव आप होइएगा, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा स्वार्थी भी होना चाहिए, अपने आप की थोड़ी सी जगह भी बनानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये बात वो समझने की है कि जिंदगी 100 मीटर की दौड़ है, लेकिन ये दौड़ आपकी वो साथ में जो भाग रहे लोग हैं उनके साथ नहीं है। आपकी दौड़ आपकी सामर्थ्य के साथ, आपकी कैपेसिटीज के साथ, आपकी जो ह्यूमन पोटेंशियल है आपकी, उसके साथ रेस है। साथ वाले तो देख के जलने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आज 6 फीट की छलांग लगा सकता है, आप 3 फीट की लगा सकते हैं। आपने 3 फीट की छलांग लगाई, उसने 4 की लगाई, तो याद रखिएगा विजेता आप हैं, क्योंकि आपने अपनी 100% पोटेंशियल का यूज किया और उसने 60-70% पोटेंशियल का यूज किया। लोगों के साथ जो आपकी लाइन है, याद रखिएगा, ये आम दौड़ की तरह दौड़ नहीं है कि साथ वाले के साथ अल्टीमेटली आपने वहां पहुंचना है जहां पर आके ये फैसला होगा कि कौन जीता है। इसका फैसला जिंदगी भर नहीं होगा, चलता रहेगा, दौड़ चलती रहेगी। और ये दौड़ जो है आपकी लाइन आपकी अपनी है, किसी के साथ कोई देखने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, एक बार एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी ने, मुझे नाम अभी उसका भूल गया है, उन्होंने 100 मीटर की दौड़ में सिर्फ 1 सेकंड के कुछ हिस्से के लिए अपने प्रतिद्वंदी को देखा था, इतनी देर में वो हार गए थे, सेकंड आए थे वो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों से डरने की, घबराने की, जेलसी करने की जरूरत नहीं है। लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, लोगों को मौके दीजिएगा। और याद रखिएगा, जब आप दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं तो आपको भी बहुत सारे लोग मौका देने के लिए आते हैं। और मैं भगवान का, मैं लोगों का, मैं बहुत ज्यादा हमेशा धन्यवादी रहता हूं। ग्रेटिट्यूड जो है ये मेरी पर्सनैलिटी का बहुत ही एक अहम अंग है। मैं हमेशा धन्यवादी रहता हूं। कई बार क्या होता है कि लोग मुझे हंसते हैं कि तूने एक पेट्रोल पंप वाले से पेट्रोल डलवाया, उसको पैसा दिया, और जो पेट्रोल डालने वाला बंदा है उसको कार का शीशा खोल कर उसको विशेष रूप से बोल रहा है थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसको धन्यवाद करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा नहीं, धन्यवाद हमें हर आदमी का करना चाहिए, क्योंकि ये धन्यवाद ही वो गुण है जो हम लोगों को पॉजिटिव बनाता है। क्या बात है, क्या बात है सर, सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है। और नितिन सुथार इस बात को लिख रहे हैं, सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट, खड़े होकर सैल्यूट सर आपके लिए सर। विनीत मंजू गोदारा जी, गुड राइट सर, एब्सोल्युटली राइट विनीत सुखेजा जी। डॉक्टर आबिद अंसारी, मैं आपको बता दूं सर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब हैं, मीडिया एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाह वाह बोल रहे हैं आपके लिए। अनुकामरा जी और ग्रेट मोटिवेशन पर्सनालिटी। एक बात तो आप 2 बातें तो मैं सीख गया सर। एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर, मतलब राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र बैसला जी, वो एक लाइन पढ़ते हैं जो आपने कहा कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, और जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। तो आपने बहुत बड़ी बात कही कि परेशानियां तो हमारे जीवन में भी आती हैं, आपके जीवन में भी आती हैं। और मेरा अगला सवाल यहीं से जुड़ा हुआ है सर, ये बात आपने जिक्र भी करी थी मुझसे। मुझे लगता है कि जिसे निकलना है उसमें और जिसे नहीं निकलना उसमें फर्क ये है शायद कि वो ना निकलने वाला उस प्रॉब्लम को एंजॉय करने लगता है, उसको मजे आने लगते हैं। कल आपने ये बात मुझसे सिंपैथी वाली बात छेड़ी भी थी। तो सर मुझे इसमें थोड़ा आप बताएंगे, क्या ये भी कोई बीमारी है, क्या ये भी एक तरह का, क्या मतलब कोई एनी सिंड्रोम या एनी डिसऑर्डर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि सवाल को पूरा करने के लिए घटना का जिक्र कर दूं, सवाल को पूरा करने के लिए। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था ऑलमोस्ट 1-2 ईयर्स बैक कि अमेरिका में एक लड़की थी 22 साल की उम्र में, बीमार पड़ गई। 49 साल की उम्र तक, यानी 27 ईयर्स तक वो बेड पर रही।
49 साल की जब वो हुई उसकी, तो दरअसल माँ की डेथ हो गई। तब उसने सब रिश्तेदारों को बताया कि दरअसल मैं तो बीमार थी नहीं, मैं जब 22 साल की बीमार पड़ी थी तो मेरी माँ ने मेरा इतना ख्याल रखा कि मुझे बीमार रहने में मजा आने लगा, कि पहले तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, अब हाथ में खाना देते हैं, लाकर पानी देते हैं, प्यार करते हैं, बात करते हैं। तो क्या सर ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे ऐसा लगता है, लोग इसलिए भी शायद। बिल्कुल बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने बहुत बहुत ही बढ़िया पॉइंट आपने बोला है। देखिएगा कि जब भी कोई बीमारी होते हैं उसके आमतौर पे 4 कारण होते हैं। पहला कारण उसका प्राइमरी कॉज होता है, सेकेंडरी कॉज होता है, प्रेसिपिटेटिंग कॉज होता है, रेनफोर्सिंग कॉज होता है। आप समझिएगा चीज को कि जब कभी भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, बीमार होने के साथ उसको कुछ सहूलियतें मिलनी शुरू हो जाती हैं, उसको काम से छुटकारा हो जाता है, आराम करने लग जाता है। जिन्होंने घर में कभी जिंदगी में किसी ने पूछा नहीं होता है, उसको भी घर वाले आके पूछते हैं भी क्या हाल है, चाय पीनी है, पानी पीना है, आराम, अखबार, टीवी, ये तमाम सुविधाएं हम उनको देना शुरू कर देते हैं। तो अनकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये बात आनी शुरू हो जाती है कि भाई बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि बीमार होने का भी एक आनंद आने लग जाता है। और हम इसको टेक्निकल भाषा में सेकेंडरी गेन्स बोलते हैं। सेकेंडरी गेन्स का अभिप्राय ये है कि हम लोग उसका आनंद लेने लग जाते हैं। जो प्राइमरी गेन है बीमार होने का वो तो है ही है, लेकिन सेकेंडरी गेन ये होने लग जाता है कि बंदा बहुत आराम से मजे से रहने लग जाता है, उसको लोग पूछने लग जाते हैं। याद रखिएगा कि जिस प्रकार से आग को बुझाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करनी पड़ती है, बिल्कुल उसी तरीके से मानसिक बीमारियों को भगाने के लिए भी हमें सारे रास्ते बंद करने पड़ते हैं। लेकिन जब रास्ते बंद कर रहे होते हैं तो मैंने देखा है कि ये जो आपने रास्ता बताया है, सेकेंडरी गेन्स वाला, मजा आने वाला, आनंद आने वाला, ये रास्ता रोगियों के लिए खुला रहता है। और ये हमारे लिए, मनोवैज्ञानिकों के लिए बड़ी चैलेंज की बात होती है कि हम एक तरफ तो उसका इलाज कर रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि शराब का नशा करता है और नशा उसने छोड़ दिया है, छोड़ने के बाद हमने उसको रिहैबिलिटेशन के लिए हम उसको कुछ मेडिसिन भी डॉक्टर्स उसको दे रहे हैं, हम उसको साइकोथेरेपी भी दे रहे हैं, घर पे फोन करके भी पूछ रहे हैं। तो उसकी रिहैबिलिटेशन जो जितनी जल्दी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है, क्योंकि वो घर में बड़े आराम से बैठा हुआ है, घर उसकी सेवा करे है, हमारे बेटे ने दारू पीनी छोड़ दी है, अब हम इसको फल खिलाएंगे। कुछ लोग फूल लेकर आ रहे हैं, कुछ कार्ड भेज रहे हैं, को व्हाट्सएप से मैसेज दे रहे हैं। तो वो तो कहता है भाई मैं तो हीरो बन गया, और वो उसी हालात में रहना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है, विशेष रूप से बहुत सारी औरतें ऐसी मेरे पास केस लेकर आई हैं कि जिनको हेडेक रहता है, सर दर्द रहता है। तो मैंने जब उनका सारा साइकोलॉजिकल एनालिसिस हमने किया तो पता चला कि उनको ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है, साइकोलॉजिकल बीमारी भी नहीं है। लेकिन वो जो मजा आता है कि जब हस्बैंड घर पे आने वाले हैं और माथे पे वो बाम लगा के और अपनी चुन्नी बांध कर और घर वाला आकर धीरे से पूछता है तबीयत कैसी है। तो वो क्या है कि वो कुछ घर वालों की भी दिक्कत होती है। हस्बैंड्स पहले अपनी बीवियों का ज्यादा ध्यान रखते नहीं है, या बीवियां अपने हस्बैंड का ध्यान नहीं रखती हैं। जब वो बीमार होते हैं तो उनको वो ध्यान मिलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है अमर जी, हमारे मनोविज्ञान में ये बहुत मुश्किल की घड़ी होती है जब लोगों को सेकेंडरी गेन होने करके वो ठीक होने की कोशिश ही नहीं करते हैं, उदास रह जाती है। आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है लोगों का आकर्षण चाहने के लिए बीमार पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अटेंशन जो है। हाँ जी बिल्कुल, आपने अमर जी एक बात की है कि बहुत सारे लोगों को बीमारियां, ये इस समय बहुत सारे टीचर मेरी बात सुन रहे होंगे, बहुत सारे लेक्चरर भी होंगे, बहुत सारे टीचर भी होंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, क्लासरूम में जो बच्चा सबसे ज्यादा शरारतें करता है वो सबसे कमजोर बच्चा होता है, क्योंकि वो टीचर की अटेंशन पढ़ाई के माध्यम से, अच्छे कामों से बाय चांस गेन नहीं कर पाता है, तो वो शरारतें करके अपनी अटेंशन गेन करने की कोशिश करता है। वो लोग गुस्से के काबिल नहीं होते हैं बच्चे। याद रखिए, कुछ टीचर बड़े गुस्से में आते हैं कि शरारती है। याद रखिए वो बच्चा तो बेचारा बड़ा कमजोर है, उसको समझाइएगा, बुझाइएगा, उसको बताइएगा कि यार तू तो इतना कमजोर है कि तू इतना कमजोर बच्चा है, वीक है, मेंटली वीक है कि तू मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उल्ट पुल्ट हरकतें किए जा रहे। तो बच्चे को कहीं ना कहीं ये बात धीरे धीरे समझानी शुरू हो जाती है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। मैं अक्सर इस बात का जिक्र किया करता था कि मैंने कहीं पढ़ा कि दुनिया में सबसे बड़ी इच्छा है इंसान की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की इच्छा।
अब वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कब बने, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कब बने? या तो वो मोदी जी हो, या वो शाहरुख खान हो, या वो आईएएस हो, या वो कामयाब हो, और या उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ हो। तो सारे लोग क्या देखें, और यार प्लास्टर कैसे चढ़ गया, और जो प्लास्टर डॉक्टर साहब ने 15 दिन के लिए चढ़ाया था उस पर फिर कोई आके लिख देता गेट वेल सून, तो वो 1.5 महीने तक प्लास्टर, क्योंकि उसे लगता है कि आज से पहले तो किसी ने पूछा ही नहीं, ये प्लास्टर ही मुझे पूछवा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस मैं और रविंद्र सर एक बात जरूर कहना चाहेंगे तमाम सुनने वालों से इस बारे में कि आप सहानुभूति चाह तो सकते हैं, पर याद रखना सहानुभूति उनको मिलती है जो लंगड़े हों, लूले हों, काने हों, अंधे हों, गरीब हों, भिखारी हों, बेचारे हों। आपको सहानुभूति के लिए सारी जिंदगी बीमार रहना पड़ेगा, बेचारा रहना पड़ेगा, जिंदगी के बाकी मजे भूल छोड़ने पड़ेंगे। एक मजा तो मिल जाएगा पर ये बाकी के सारे मजे रह जाएंगे आपके। जिस औरत को वो बीमार होने का ढोंग कर रही है, अब वो मॉल भी तो नहीं जा सकती घूमने क्योंकि वो तो बीमार है, वो पानी पूरी खाने भी तो नहीं जा सकती क्योंकि वो बीमार है। तो इस एक मजे के चक्कर में बाकी मजे मत छोड़िए। यकीन जाने रविंद्र सर, मैं कह रहा हूँ इतनी बढ़िया बातचीत और इतना बढ़िया मेरे लिए मीनिंगफुल ये सेशन चल रहा है। सर मेरा अगला सवाल है, अब सवाल आता है कि इन सब चीजों से बचे कैसे, उपाय क्या है? ये तो समस्या हो गई कि हम लोग ऐसा करते हैं, ये लक्षण हो गए। अब अगर कोई चाहे, अगर हमारा सुनने वाला समझ रहा हो कि हाँ मेरे साथ भी यही समस्या है, तो अब मैं करूं क्या? देखिए अमर जी, बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि रेमेडीज भी होनी चाहिए। साथ में बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जहां बता तो देते हैं लेकिन उसकी रेमेडीज नहीं बता पाते हैं। आपने बहुत समय पे ये सवाल पूछा है और मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है जीवन में वो होती है रिश्ते। देखिएगा, जो लोग रिश्तों में निवेश करते हैं वो कभी घाटे में नहीं रहते हैं। पहली चीज तो ये है। हम लोग ना अपने रिश्तों को समय देना छोड़ दिया है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सारी दिन मोबाइल पे रहते हैं या सारी दिन टीवी देखने लगते हैं या कोई और ऐसे कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। वो अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, याद रखिएगा कि जब कभी भी आप जिंदगी में किसी भी समस्या में आएंगे, क्योंकि उतार चढ़ाव तो हमारी जिंदगी के भाग हैं। अगर भगवान भी जन्म लेकर इस पृथ्वी पे आएगा तो उसे भी वो सारी चीजें भोगनी होगी जो एक इंसान भोगता है। लेकिन ये देखा गया है कि जो लोग रिश्तों में निवेश करते हैं उन लोगों को आमतौर पे कम घाटे का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर फीलिंग ऑफ सपोर्ट आ जाती है कि भाई जब कभी खतरा होगा तो मेरे दोस्त आ जाएंगे, मेरे रिश्तेदार आ जाएंगे, मेरे आस पड़ोस वाले आ जाएंगे, मेरे चाहने वाले आ जाएंगे। तो एक तो उसके अंदर ये फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मेंटली हेल्दी रहने के लिए वो बहुत जरूरी है वो ये है कि 4 तरह की दशाएं होती हैं। अपने अमर जी, ये जो बात मैं कर रहा हूं बड़ी मजेदार है। 4 तरह की परिस्थितियां होती हैं। पहली परिस्थिति ये होती है कि जब आप ये कहते हैं यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, यानी कि दुनिया ठीक है और मैं गलत हूं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं सारे दिन अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, अपने आप में ही दोष निकालते रहते हैं। अक्सर उनका ये सोच होती है कि दुनिया बहुत अच्छी है, सामने वाले के पास इतनी महंगी कार है, सामने वाले के पास इतनी अच्छी गाड़ी है, उसके पास महलनुमा घर है, उसके पास महंगा फोन है, उसके बच्चे ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसका पैकेज इतने लाख रुपए का है। वो सारे दिन लोगों को ओके करते रहते हैं, यू आर ओके, अपने आप को कहते रहते हैं आई एम नॉट ओके। इस तरह के लोगों को अमर जी डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक परिस्थिति ये है। दूसरी परिस्थिति ये होती है जब लोग ये कहते हैं आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मतलब मैं ठीक हूं, तुम गलत हैं। ये वो लोग होते हैं जो गुस्सेल होते हैं, अपराधी स्वभाव के होते हैं, सारे दिन लोगों को तंग करने वाले होते हैं। हर बात के अंदर, घर के अंदर भी उनका एक अथॉरिटेरियन राज होता है। वो आमतौर पे निरंकुश राजा की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। वो अक्सर लोगों को ये कहते हैं, जैसे गाड़ी भी अगर उन्होंने पार्क करनी है तो गलत तरीके से पार्क करने की आदत होती है। घर में भी कोई काम करना है तो गलत तरीके से करने का है, क्योंकि ये कहना आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, यानी कि आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, ये दूसरी परिस्थिति है। ये अपराधी सोच, नेगेटिव, गुस्से लोगों की होती है। और तीसरे तरह की सोच वो होती है जो बिल्कुल मानसिक रूप से बीमार लोगों की सोच होती है, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। ये दुनिया भी अच्छी नहीं है,
मैं भी अच्छा नहीं हूं, ये सब कुछ बेकार है, जीने का कोई फायदा नहीं है, मर जाना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए, मार देना चाहिए, दुनिया खत्म हो जानी चाहिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए था, बुरे से बुरा होना चाहिए, ये सब बातें सोचने वाले लोग, बेहद मानसिक रूप से बीमार लोग। और सबसे शानदार स्थिति, यू आर ओके, आई एम ओके, आप भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूं, आपका सोचने का नजरिया भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं। तो याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन चीज मानसिक स्वास्थ्य के लिए कि आप अपने आप को भी सही समझिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को गलत समझिए। वो जो कर रहे हैं उनका चीजों का तरीका ऐसा ही है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ जिंदगी बिता देते हैं एक साथ, लेकिन कभी एक दूसरे को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सारे दिन नुक्स निकालते रहते हैं, तुमने आज ये काम नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम सुबह लेट उठे। एक बार एक महिला मेरे पास आई, मेरे हस्बैंड को सुबह 9 बजे का ऑफिस होता है, तो 8 साढ़े 8 बजे तक सोने की आदत है। और मैंने पूछा उनसे कि आपकी शादी को कितने वर्ष हो गए हैं? 18 साल हो गए हैं। 18 साल हो गए, 18 साल से मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा कमाल हो गई, 18 साल से वो नहीं सुन रहे हैं, कम से कम आपने तो उनको 18 साल में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि वो ऐसे ही हैं, कोई बात नहीं, मुझे अपने ढंग से जिंदगी भी जीनी है, अपने हिसाब से रहूं मैं। तो याद रखिएगा, यू आर ओके, आई एम ओके, ये सबसे बेहतरीन स्थिति है। दूसरों का अपना एटीट्यूड है, उनको उनके साथ रहने दीजिएगा। आप अपने आप को जैसा समझते हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिएगा। और याद रखिएगा, जिंदगी में अपनी बाहें फैलाकर, जो भी आ रहा है, कोविड-19 आ रहा है, बेरोजगारी आ रही है, अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, बाजू फैलाइएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, गले लगाइएगा। आपने जिंदगी की बहुत अच्छी अच्छी बातों को भी गले लगाया है, बुरी बातों को भी गले लगाइएगा। एक्सेप्टेंस ये मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रहने का सबसे बेहतरीन उपाय है। जो चीजें जैसी हैं उनको वैसा एक्सेप्ट करना। और कुछ लोग सारी जिंदगी लोगों को बदलने की कोशिश में रहते हैं। याद रखिएगा, सबसे शुरुआत हम लोगों को अपने बदलाव से करनी चाहिए। और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही अहम बात यह है कि आप लोगों ने अपनी भावनाओं के अंदर समझदारी का तड़का लगाना है। मैंने ये देखा है कि जब भावनाओं की बात आती है, गुस्से की बात आती है, नफरत की बात आती है, या संवेगों की, नेगेटिव इमोशंस की बात आती है, लोग आग बबूले हो जाते हैं। मैं यहां समझाना चाहता हूं, माचिस की 10 लाई लीजिएगा आज ही घर पे, मैच बॉक्स पे रखिएगा। याद रखिएगा, मैच स्टिक जो है उसका भी सिर है। आप उसको स्टिक को जैसे रगड़ेंगे मैच बॉक्स के ऊपर, स्ट्राइकिंग के ऊपर, वो एकदम भभक जाएगी। उसका भी सिर है, आपका भी सिर है। अगर वो ऐसे भभक उठती है और आप भी छोटी सी बात में गुस्से में भभक उठते हैं, तो याद रखिएगा कि माचिस स्टिक में और आप में कोई अंतर नहीं है। उसमें भी दिमाग नहीं है, उसमें भी दिमाग नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपको गुस्सा आए तो भभकने की जरूरत नहीं है, थोड़ा देर समय इंतजार कीजिएगा, समझदारी से सोचिएगा, अपनी भावनाओं को समझदारी का तड़का लगाइएगा। सर इस एग्जाम्पल के लिए तो सैल्यूट है रविंद्र सर, इस एग्जाम्पल के लिए तो आपको खड़े होके सैल्यूट है सर। ये माचिस की तीली वाला जो आपने एग्जाम्पल दिया है, यकीन जानिए इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता समझाने का। कमाल है सर, आपको सैल्यूट है, मेरी तरफ से सैल्यूट है सर। तमाम लोग लिख रहे हैं, मेरी आपको 2 बातें बहुत समझ में आई हैं आपकी बात से। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आया मुझे कि आप एक्सेप्ट कर लेते ना 18 साल में। तो वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि कितना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ, सबने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी मतलब अंधेरे के साथ, तीरगी के साथ, और शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। जब आप दोस्ती कर ही रहे हैं, रिश्ते में आ ही गए हैं, तो अब मेरी कमियां भी स्वीकार कर लिए ना, उन कमियों के साथ ही तो मैं हूं। कितनी बड़ी बात आपने कही है, बहुत बड़ी बात है सर। अपने एक बार अमर जी, ये एक बहुत एग्जाम्पल एक मेरे सामने एक बहुत अच्छा एक आया है, एक केस की मैं बात आपसे लोगों से करना चाहता हूँ सर। 1 मिनट की बात है कि एक हस्बैंड वाइफ में लव मैरिज हुई। लव मैरिज होने के बाद लगभग 20 सालों के बाद दोनों की तलाक तक नौबत पहुंच गई। कोर्ट में केस पहुंचा तो जो जजेस होते हैं वो आमतौर पे काउंसलर्स के पास भेज देते हैं। तो जज साहब मुझे जानते थे, तो उनका व्यक्तिगत जान पहचान वाले लोग थे, तो उन्होंने मेरे पास भेज दिया। मैंने उनसे पूछा कि भाई मामला क्या है? कहते हम अब एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं। मैंने पूछा हुआ क्या? तो पता चला कि शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे में इंप्रूवमेंट करनी शुरू कर दी।
तुम्हारे बाल छोटे हैं, इसको लंबे कर लो, नाक के अंदर ये कर लो, और तरह तरह की चीजें शारीरिक रूप से मानसिक रूप से करनी शुरू कर दी। और इतने परिवर्तन आपस में दोनों ने कर लिए, एक दूसरे को इम्प्रूव करते करते, कि आज वो 20 साल के बाद कहते हैं कि ये वो नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। याद रखिएगा, इतना बदलने की जरूरत नहीं है, स्वीकार करना भी बहुत जरूरत है। और अभी आपने एक शेर कहा था, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को पॉजिटिविटी पैदा करने के लिए, अच्छापन पैदा करने के लिए जहां भी जरूरत हो, जहां भी जितनी भी कोशिश कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं किसी भी आदमी के मतलब स्तर पे कर सकते हैं। आप हो सकता है जिन लोगों की जिंदगी में बारिश ना रोक सकें, लेकिन कम से कम आप उनको एक छाता देकर थोड़ी देर के लिए उनके मरहम तो लगा सकते हैं ना। वो कहते हैं ना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कब मना है। कब मना है क्या बात है। दिया तो जला ही सकते हैं ना, रोशनी तो मतलब जितनी हम कर सकते हैं उतनी तो हमें करनी चाहिए। तो हम मनोवैज्ञानिक यही कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक तरुण पुनिया जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, सुनने वालों में हैं सर, उन्होंने डॉक्टर कुमार विश्वास की कोई 4 लाइन पढ़ी थी, पर मैं 2 ही बताऊंगा। उनका एक शेर ये था कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। भाई मुश्किलों का काम है आना, परेशान करना, वो अपना काम करें। हमारा काम है मरहम लगाना, आप अपना काम करें। निर्जीव मुश्किलों ने अपना काम नहीं छोड़ा, तो तुम जिंदे आदमी अपना काम कैसे छोड़ दोगे। तो बिल्कुल आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात। सर मैं यहाँ कुछ कमेंट पढ़ना चाह रहा हूँ। तमाम लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, तमाम लोग। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख सर कह रहे हैं राइट सर, अनु कामरा जी यू आर ग्रेट मोटिवेशनल पर्सनालिटी, क्या बात कही है। मंजू गोदारा मैम जो हमारी शख्सियत का हिस्सा भी रही है, मशहूर क्रिकेटर है, नेशनल क्रिकेटर है, इंटरनेशनल, इंडिया की तरफ से हनुमानगढ़ की बेटी है, गुड राइट सर। डॉक्टर आबिद अंसारी कह रहे हैं व्हाट अ सिंपल स्टाइल। कंचन दारगंजी धन्यवाद, थैंक यू सर। वैसे भी सॉरी एंड थैंक यू मैजिकल वर्ड्स है, क्या बात है सर। डॉक्टर मुकेश भटनागर सर हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से, सीनियर सिटीजन है, हम जैसे लोगों को बहुत मोटिवेट और गाइड करते हैं। वो कह रहे हैं टुडे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आर पीपल लाइक मिस्टर पुरी इज गिविंग अ ग्रेट टॉक, सो ग्राउंड लेवल, क्या बात है, क्या बात है। उमेश मेंदेकर जी आपने कहा ना मैं भी ओके तुम भी ओके, तो उन्होंने कहा मैं भी मोटिवेटर आप भी मोटिवेटर, क्या बात है। बिल्कुल सही है, स्वीकार का जादू वाकई एक जादू है, मुकेश सर कह रहे हैं। अक्सर बहुत कम है जो हाईलाइट होते हैं, बाकी हम में से ज्यादा पीछे रह जाते हैं। कोशिश रहें कि हम दूसरों को मौके मिलते ही उनकी प्रशंसा करें, उन्हें बधाई दें, उन्हें फक्र महसूस करवाते रहें और खुद को भी थपथपाना जारी रखें, क्या बात है सर। अब मेरा एक मन में दूसरा सवाल भी उठ रहा है, कब आया मन में मनोवैज्ञानिक बनना? ये कोई घटना घटी लाइफ में या बस करियर के तौर पे चुन लिया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे पास करियर के और बड़े ऑप्शन थे, बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंटली टीचिंग में आते हैं या मनोवैज्ञानिक बनते हैं। मैंने बल्कि चूज किया था, मेरे पास पुलिस की और बहुत तमाम नौकरियां मेरे पास उपलब्ध थी, लेकिन मैं तमाम नौकरियों को पीछे छोड़कर मैं इस जॉब में आया और मैं मनोवैज्ञानिक बना। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी अपने बारे में सुनाना चाहता हूं कि जब मैं 5 साल का था तो मेरी टांग में ऑस्मोलाइटिस नाम की बीमारी हो गई थी चोट के कारण, और मैं लगभग 2 साल बिस्तर पे रहा। अब देखिएगा वो बुरी घटना थी, 2 साल मैं बिस्तर पे पढ़ाई छोड़ के रहा, लेकिन वो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी घटना भी साबित हुई। उन दिनों में मैंने पत्रिकाएं पढ़नी शुरू की, घर में अखबार आते थे, मैगजीन्स आती थी, बातें सुननी, रेडियो पे वो तमाम चीजें सुननी शुरू की। तो कहीं ना कहीं मुझे वो चिंतन करने की आदत हुई और आगे चल के उसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मैं आज भी बहुत ज्यादा स्टूडियस हूँ, लगभग मुझे 32 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, उसके बावजूद भी आज भी मैं लगभग 2 घंटे अपने हुनर को तेज करने के लिए अपने आप में इन्वेस्ट जरूर करता हूं। ये बात मैं तमाम लोगों को जो सुन रहे हैं, जो दर्शक इस समय सुन रहे हैं, जो बातें सुन रहे हैं, मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि हर रोज कम से कम 1-2 घंटे अपने अंदर भी निवेश करना सीखिएगा। और मैं भी इस चीज को आज तक कर रहा हूं। आज भी मैं 2-3 घंटे रात को बैठकर, जब सारी दुनिया सो जाती है, मैं आराम से बैठकर 2 घंटे अपने अंदर इन्वेस्ट करता हूं, तरह तरह की चीजें पढ़ता हूं, तरह तरह के काम करके जो भी मुझे आर्ट से संबंधित आते हैं वो भी मैं करने की कोशिश करता हूं। तो मुझे ऐसा हुआ अमर जी कि जब मैं थोड़ा सा कॉलेज टाइम में गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लोग जिनको मैं कोई बात समझाता हूं तो उनको बहुत जल्दी समझ आ जाती है। मैं किसी को कोई बात मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट भी किसी को समझाना चाहता हूं तो बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। मुझे ये लगा कि यार कुछ ऐसी क्या बात है कि लोग मेरे से बड़े इस मामले में बड़ी समझने में बड़ी आसानी होती है।
धीरे धीरे मेरे पास लोग, जब मैं कॉलेज में भी पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो अपनी व्यक्तिगत समस्याएं लेकर समझने की आ जाते थे और उनका मैं समाधान भी करने की कोशिश करता था और बहुत सारी चीजों का समाधान भी हो जाता था। जैसे ही मैंने एमए पास की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 1986 में, उसके बाद मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिए और मैं आपको बता दूं कि सभी इंटरव्यूज के अंदर मैं पास होता रहा और मेरे पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती रही। लेकिन मैंने अपने घर वालों से जिद कर ली कि मैंने तो मनोविज्ञान का लेक्चरर ही बनना है, और लगभग 22 साल की उम्र में मैंने कॉलेज की टीचिंग ज्वाइन की। और तब से लेकर आज तक मुझे इस बात का कभी जिंदगी में बड़ा सुकून मिलता रहा कि भगवान वो कितनी प्यारी घड़ी थी जब मैंने ये फैसला किया था कि मैं लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने को बना पाऊंगा। अमर जी, तो ये जो चीज है, एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, तमाम चीजें होती रहती हैं। मेरे साथ भी बहुत सारी कमजोरियां थी, मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां थी। मैंने उन कमियों के ऊपर अपनी कामयाबियों के इतने पहाड़ खड़े कर दिए हैं कि उसके बाद आज ऐसा महसूस होता है कि वो कमियां कहां गई, कहां गुम हो गई हैं वो। क्योंकि होता ये है कि ऐसा इंसान कोई नहीं है जो जिसके अंदर कोई कमजोरी ना हो। लेकिन मैंने अमन जी एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जस्ट एक आपको कहते हैं ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना भी एक बात होती है, कभी कभी वो करना चाहिए जस्ट टू मोटिवेट अदर पीपल। भाई ऐसा भी होता है। मैं आपको बता दूं कि मैंने तमाम चीजें आज भी करता आ रहा हूं। मेरे को सारे जादू आते हैं, हैंड राइटिंग एनालिसिस, ज्योतिषी का काम, कुंडलियां देखना और वास्तु को जानना और मनोविज्ञान की तो सारी चीजें आती हैं। पेंटिंग, मेरी पेंटिंग बकायदा जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और जब मैं लेक्चरर नहीं बना था 87 में, उस समय मेरी एक पेंटिंग कैनवस पे 3700 रुपए की एयरफोर्स वालों ने परचेज की। अच्छा। रोलर स्केटिंग में मैंने हरियाणा को रिप्रेजेंट किया, बॉडी बिल्डिंग में किया, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, एक्सरसाइज, तमाम चीजें मैं करता रहा। जो चीज देख ली उसको मैंने सीखने के लिए हमेशा कोशिश की। और याद रखिएगा, ये चीज इतनी सुकून देने वाली है, इतना मजा देने वाली है कि आज की तारीख में जब कभी कोई व्यक्ति मेरे सामने बैठता है तो मेरे दिल की ये बहुत आशा होती है, बहुत चीज होती है कि वो आदमी अपनी पोटेंशियलिटीज को पहचाने। हर आदमी एक, अमर जी बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब एक किसान अपने खेत में खाद देता है, फेंकता है, तो कभी भेदभाव नहीं करता है कि इस पौधे को खाद ज्यादा मिल जाए और उसको कम मिले। इसी तरीके से भगवान ने अब जब अच्छी अच्छी बातें बांटी थी, भगवान ने भी, उसने भी कोई भेदभाव नहीं किया था। हम सब पे बराबर की चीजें भगवान ने गिराई हुई हैं। सिर्फ इतना है कि हम में से कुछ लोग उसको पहचान पाते हैं, कुछ लोग नहीं पहचान पाते हैं। मैं तमाम लोगों को यह कहना चाहता हूं कि तमाम लोग जो दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं, एसकेडी की यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम लोगों को दुनिया भर में, इस समय विदेश में भी लोग देख रहे होंगे, इस समय दुनिया भर के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खास होता है। ढूंढिए उसको, लोगों के पीछे मत पड़िएगा, लोगों की रेस में वो डॉक्टर बना, वो इंजीनियर बना, वो ऐसा है, वो वैसा है, कुछ करने की जरूरत नहीं भाई। दुनिया में एक ही पीस बना है, वो आप खुद हैं। आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, अपने जैसा ही बनिएगा। क्या बात है, क्या बात है आपने, क्या बात कही आपने कि खुद से। मैं, आप तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं सर। हम अपनी ट्रेनिंग में एक सवाल पूछा करते हैं कई बार कि भाई जब तुम कहते हो ये वाला मोबाइल मत लेना, तो तुम मोबाइल पे सवाल उठा रहे हो या मोबाइल बनाने वाली कंपनी पे? बोले सर कंपनी खराब है। मैंने कहा जब कार मना करते हो तो तुम किस पे सवाल उठा रहे हो? बोले सर मैन्युफैक्चरिंग पे। तो मैंने कहा हमें किसने बनाया है? बोले सर भगवान ने। तो मैंने कहा जब तुम कह रहे हो कि हम किसी काम के नहीं, तो उंगली किस पे उठा रहे हो तुम? भगवान पे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि खुद से अनजान तो हो सकता है मगर लाचार हो नहीं सकता, और जिसे उसने बनाया हो वो बेकार हो नहीं सकता। अगर बेकार होते तो भगवान हमें कीड़े मकोड़े मच्छर बनाता, इंसान बनाता ही नहीं। तो कम से कम भगवान पे कितना। सर रविंदर सर, यकीन जाने जो आपका समझाने का अंदाज है, जो लहजा है, यकीन जाने मैं कायल हो गया, आपका फैन हो गया मैं, और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ आपसे। फिरोज, कुछ लोगों के नाम में पढ़ रहा हूँ, फिरोज बोडला साहब कह रहे हैं सैल्यूट सर जी।
उमेश बेंदेकर साहब जो आपने कोट किया था कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है, मुकेश भटनागर सर एक लाइन लिख रहे हैं, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, अनुभव ज्ञान ही अभिनव ज्ञान है। सैल्यूट रविंदर पुरी जी, क्या बात उन्होंने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक लकड़ारा, क्या बात है मुकेश सर, दैट्स हाउ वी लूज एंड देन विन, लूजिंग हैज विनिंग एलिमेंट इन इट, क्या बात है। मैं डॉक्टर आबिद का एक सवाल है, मैं उस पर खुद आऊंगा सर, आपकी बुक्स भी होंगी साइकोलॉजी की, कुछ नाम बताएं। मैं आ रहा हूं इसी सवाल पे, लेकिन मैं 1 मिनट बाद आपसे पूछूंगा सर, मैन ऑफ इंडोमिटेबल विल, क्या बात है। मुकेश भटनागर सर कह रहे ओए होए। सर एक सवाल लेता हूं आबिद सर और विक्रम सर के सवाल को थोड़ा विस्तृत करते हुए मैं पूछता हूं। मेरा यह मानना है सर कि 3 ही सोर्सेज हैं, तरीके हैं कुछ भी सीखने के, या तो पढ़ना, 3 ही तरीके हैं कुछ भी सीखने के, 3 ही तरीके, कुछ भी, पढ़ना, सुनना और देखना। बिल्कुल। मुझे मालूम है आपका नाम रविंद्र है सर है, रविंद्र पुरी सर है, तो मैं कैसे जानता हूं, पढ़ा होगा, सुना होगा या देखा होगा। भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी हैं, पढ़ा सुना या देखा। अब मैं ये जानना चाहता हूं सर, हम ऐसा क्या पढ़ें, ऐसा क्या सुने, ऐसा क्या देखें कि हम ये नेगेटिव वाली लाइन से निकलकर ये पॉजिटिव वाली लाइन पे आ जाएं, ये जेलसी वाली लाइन से निकलकर ये प्यार मोहब्बत वाली लाइन में आ जाएं, हम ये डर वाली लाइन से निकलकर हौसले वाली लाइन में आ जाएं, ऐसा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं आप देखिएगा, मैं आपको एक बहुत अच्छी जो पढ़ाई के बारे में बात कहना चाहता हूं कि पढ़ाई जो है, पुस्तकें जो है ना, इससे शानदार दोस्त दुनिया में आपका कोई नहीं हो सकता है। पुस्तकें जो लोग पढ़ते हैं बहुत जागरूक लोग होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मैं आपके सामने इस समय रूबरू हो रहा हूं, आप लोगों से मुलाकात कर रहा हूं, आप लोगों से बोल रहा हूं, और आप बड़े प्यार से, और मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि आप बड़े इत्मीनान से मेरी बातों को सुन रहे हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये वास्तव में मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो पुस्तकें बोल रही हैं जो मैंने जिंदगी भर पढ़ी है। तो मैं ये मानता हूं कि बहुत अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। और ये एक और बात है जो अभी किसी साहब ने भी लिखा था, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमेशा जिस तरीके से आसमान में इंद्रधनुष होता है, अच्छी हेल्थ के लिए आपकी प्लेट के अंदर हमेशा रंगदार खाने होने चाहिए, हर रंग की। सफेद रंग की मूली है तो वहां पे गाजरी रंग की गाजर भी होनी चाहिए, बैंगनी रंग का वहां पर चुकंदर भी होना चाहिए, हरे रंग की भी सब्जियां होनी चाहिए। इसी तरीके से आपके दोस्त भी रंग बिरंगे होने चाहिए, और इसी तरीके से आपको पढ़ना भी भांत भांत की चीजें चाहिए। कभी साइंस पढ़िएगा, कभी फिक्शन पढ़िएगा, कभी साहित्य को पढ़िएगा, और कभी बहुत ही छोटे स्तर के साहित्य को भी आप पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा साइंस है, हिस्ट्री है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन दिनों में जैसे मैंने बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स ली और हिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू किया, चंगेज खान कैसे थे। अब याद रखिएगा, कई बातें वहीं से मिलती है। जिस तरीके में भारत में शिवाजी को बनाने के अंदर उनकी मदर जीजाबाई की भूमिका थी, वो उनको प्रेरक कहानियां सुनाती थी, उसी तरीके से चंगेज खान हालांकि एक नेगेटिव पर्सनैलिटी थे, लेकिन उन्होंने मंगोलिया को इतना इकट्ठा कर दिया, उसका श्रेय चंगेज खान को जाता। और चंगेज खान वो व्यक्ति थे जिन्होंने सारी बहादुरी की किस्से कहानियां अपनी मां से सुने थे। क्या बात है, क्या तमाम चीजें हम लोगों को पुस्तकों से मिलती हैं। मैं सारे दिन बैठा हुआ, मैं आपको बता दूं कि जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं कॉलेज में भी नहीं था, स्कूल में था, उन दिनों में मैं भी अपने पुस्तक जो बुक शॉप होती थी वहां से जाकर ऐसी बुक्स मंगवाता था जिसका नाम मेरे शहर के लोगों ने कभी सुना नहीं होता था। मैं कहीं से पढ़ लेता था और जिद करता था मुझे यही बुक चाहिए, यही मैगजीन चाहिए। वो तमाम चीजें पढ़ता रहता था, साहित्य की भी पढ़ता रहता था, आर्ट की भी पढ़ता रहता था, हल्के नावल भी मैंने पढ़े और साइंटिफिक बुक्स भी पढ़ी। याद रखिएगा, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा वो जो ज्ञान है, धारा प्रवाह बोलने का, सोचने का, साइंटिफिक आउटलुक, वो तमाम चीजें हम लोगों को उपलब्ध हो सकती है। मैं सभी दर्शकों से दिल से ये कह रहा हूं, शानदार किताबें पढ़िए। अगर आपके घर में, घर के अलमीरा के अंदर 5-6 लाख रुपए का सोना पड़ा है तो याद रखिएगा वो सोना आपको इतना फायदा, आपको सोना नहीं बनाएगा। आप चाहे कितना सोना अपने ऊपर जड़ लेना, वो सोना आपको नहीं बनाएगा। लेकिन आपके घर के अलमीरा के अंदर 5-10 हजार रुपए की किताबें जब आप पढ़ेंगे तो लोग आपको कहेंगे ये आदमी सोने जैसा है। क्या बात कही, क्या बात है, सोने जैसा है, क्या बात है
सर कुछ पर्टिकुलर बुक्स आप नाम लेके बताना चाहें कि भाई लोग ये पढ़ सकते हैं, अगर आपको एक दो बुक चाहते हैं? ऐसा है कि किताबों के अंदर मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूं कि आपने ये चयन करना है कि आपने कहां से शुरू करना है। हमारे पास आजकल बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स भी हैं और बहुत सारी वो बुक्स जो होती हैं, पर मैं ये कहता हूं कि मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने से पहले आपको साइंटिफिक बुक्स भी पढ़नी चाहिए, आपको धर्म की किताबें भी पढ़नी चाहिए, आपको और ज्ञान की पुस्तकें भी पढ़ना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि बच्चों की पुस्तकें जो होती हैं सबसे अच्छी होती हैं, उनके अंदर ज्ञान की बड़ी वर्धक होती हैं। मेरी अच्छा। एक मनोविज्ञान की बुक है जिसका नाम है मनोविज्ञान के 7 जादुई मंत्र। अच्छा। अगर आप लोग मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना चाहते हैं, मैं जिस जगह भी लेक्चर देने जाता था अक्सर लोग मुझे कहते थे कि सर कोई मनोविज्ञान की अच्छी सी बुक बोलिएगा। अच्छा। तो मनोविज्ञान की हमारे पास 2 बुक्स होती हैं। एक बुक्स वो होती हैं जो एकेडमिक होती हैं, जिसका आम आदमी से कोई मतलब नहीं होता, हाँ और जी, हाँ जी। दूसरी मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, उनका साइकोलॉजी से कोई मतलब नहीं होता है, बकायदा से वो मार्केटिंग की बुक्स होती हैं। तो जी। मेरे मन में ख्याल आया कि एक बुक लिखी जाए, तो मैंने मनोविज्ञान के 7 जादुई मंत्र नाम की एक बुक लिखी जो कि डायमंड पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई और दुनिया भर में बिकी, और वो आज भी डायमंड पब्लिकेशन वालों की जो बेस्ट सेलर बुक है उसमें आती है। तो अगर आपको कभी ऐसा कभी कुछ ज्ञान की बातें पढ़ने का मौका मिले तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप वो किताब भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स, आप लोग कुछ नहीं करना, आपने अपने शहर की लाइब्रेरी में जाना है और वहां पर वो पुस्तकें जो धूल फांक रही हैं उनके ऊपर से धूल हटाना और उनमें से किसी एक बुक को पढ़ना। याद रखिए कि हर बुक में 100 नहीं, 200 नहीं, 50 नहीं, 70 नहीं, 1 नहीं, तो कम से कम आधा कोई आइडिया तो आपको अच्छा मिल ही जाएगा जो आपकी जिंदगी को प्रफुल्लित कर सकता है। इसके अलावा, पढ़ने के अलावा मैं सभी लोगों को यह भी कहना चाहता हूं कि अखबार जो हैं अपने घर के बच्चों के अंदर भी आदत डालिएगा कि वो समाचार पत्र पढ़ते रहें। आजकल हमारे फोन के अंदर भी बहुत सारी ऑनलाइन पुस्तकें उपलब्ध हैं, आप उनको भी पढ़ते रहिए। याद रखिएगा, मैं तो कहता हूं कि अगर जिंदगी को आपने बहुत खूबसूरती से जीना है तो किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आप लोगों को। क्या बात की है सर, क्या। सर मैं कुछ कमेंट पढ़ दूं फिर हम लास्ट आपका स्टेटमेंट लेंगे। सिद्धू इंसान जी बहुत प्रेरणादायक बातें बता रहे हैं सर। डॉक्टर आबिद साहब आपको सैल्यूट मतलब वेलकम कर रहे हैं। नरेश भूटिया जी बहुत बढ़िया सवाल अमर सर जी आपका। अच्छा ये सवाल बड़ा अच्छा लगा लोगों को, नाइस क्वेश्चन किया है सर। विनीत सुखेजा जी, विनीता जी थैंक यू सो मच मैम। रहमत पुनिया जी इंस्पायरिंग मैसेज। विशाल कर्मा जी प्रेरणादायक। अलबदी जाट साहब राइट सर थैंक यू। आबिद सर क्या बात कही है, कुछ किताबों के नाम सुझाव सर ने बताए हैं, वाह वाह। मुकेश सर लिख रहे हैं गुस्सा की आंखें कमजोर हो गई हैं। मैं रविंदर जी को राजेंद्र जी लिख दिया था। मैं इसको आंखों की कमजोरी नहीं मानता हूँ मुकेश सर, मैं इसे मानता हूँ डूब जाना। आप सर की बातों में, उनकी बातें इतनी मनमोहक और इतनी प्रभावशाली हैं, मंत्रमुग्ध कर देने वाली हैं, आप भूल जाएंगे। सर मेरा लास्ट सवाल है आज का रविंद्र सर। नेगेटिविटी मेरे पास आई, मेरे अंदर नकारात्मकता आई, अब सबसे पहला काम क्या करूं सर? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। याद रखिएगा, जब जिंदगी में नेगेटिविटी आ जाए तो नेगेटिविटी से लड़ने की जरूरत नहीं है। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं कि जब जिंदगी में कोई नेगेटिव चीज हो रही है तो नेगेटिव चीज से झगड़ा करने की कोशिश करने लग जाते हैं, और नेगेटिव चीज यही चाहती होती है। नेगेटिविटी सुअर की तरह होती है, वो अक्सर गंद में रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं, और आपको भी कीचड़ में बुलाना चाहते होते हैं। नेगेटिव चीजों से पंगा नहीं लेना है, बस उनको इग्नोर कीजिएगा और पॉजिटिव जो काम है आप वो कर सकते हैं, उनको कीजिएगा। बहुत आसान फार्मूला है, एक ही पल में आप नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं। याद रखिएगा, कभी भी नेगेटिविटी जिंदगी में आए तो नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी यही चाहती है कि आप उसके साथ उलझे रहें। ये बिल्कुल ऐसे समझिएगा जैसे आपके घर के अंदर एक कोई बाहर गुंडा बदमाश आ गया है, वो आपसे बात करना चाहता है, आपको गाली दे रहा है, आपको ललकार रहा है, शराब पी हुई है, गंदा आदमी है, घटिया आदमी है, और अगर आपने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया तो उसका मोटिव पूरा हो जाएगा। नेगेटिव विचार बिल्कुल ऐसे होते हैं, उनसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलिएगा, अच्छे अच्छे काम कीजिएगा, नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाएगी। याद रखिएगा, हमारे दिमाग में स्पेस उतनी ही है, वहां पे आपने अगर पॉजिटिविटी का जाल फैला दिया
तो धीरे धीरे नेगेटिविटी अपने आप ही कम हो जाएगी। और एक बात बड़ी विशेष ध्यान रखिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि इन पंगों में पड़ना ही नहीं है। नेगेटिविटी को कभी दूर करने की कोशिश नहीं करनी है, पॉजिटिविटी करिए। अंधेरे कभी दूर नहीं होंगे, लेकिन दिया जलाइएगा, दिया जलाइए। क्या आपका काम वो है, अंधेरों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिएगा, नेगेटिविटी को दूर करने का बहुत आसान फार्मूला है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव कीजिएगा। लोग नेगेटिव दूर करने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा कि कुछ लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। मैंने एक साहब से पूछा भी मॉर्निंग वॉक करते हुए आप सोचते क्या हो? कहता मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अगर मेरे को थोड़ी सी हार्ट की दिक्कत हुई थी तो इसलिए मैं सुबह उठता हूं तो मेरे दिमाग में आता कि मैं सैर करने चलूं, क्योंकि अदरवाइज मेरे को कॉर्नरी डिजीज जो है, CHD जो है, ये हो जाएगी और मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं सैर करता हूं। याद रखिए, वो व्यक्ति नेगेटिविटी को साथ लेके चल रहा है, उसको सैर का कोई फायदा नहीं होने वाला है। पॉजिटिविटी को साथ रखना है। तो ये मत सोचिए सैर पे जा रहे हैं तो मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैंने बीमार नहीं होना है। सैर इसलिए कर रहे हैं कि जिंदगी खूबसूरत हो रही है, जिंदगी गुलजार हो रही है। क्या बात है, बहुत अल्टीमेट सर। यकीन जानिए, इससे बेहतरीन सेशन कुछ नहीं हो सकता था इस विषय पर, इससे बेहतरीन जवाब नहीं हो सकते थे। मुझे इस घटना पे एक घटना याद आ गई। मेरे एक मित्र हैं, मैंने उनसे पूछा क्या हाल चाल है, बोले बस लड़ रहे हैं हालातों से। तो मैंने कहा यार अब तो तुम सारी जिंदगी परेशान रहोगे। उसने पूछा क्यों? तो मैं सर 4-5 फीट का गैप बनाकर खड़ा हो गया और मैंने उससे बोला तुम मुझसे लड़, तुझे मुझसे गुथना है। वो मेरे पास आया, मैंने कहा नहीं वहीं से गुथ। अरे बोले इतनी दूर से कैसे गुथूंगा यार, गुथने के लिए पास तो आना पड़ेगा। तो मैंने कहा जब तक तुम हालातों से गुथते रहोगे उनके साथ ही तो रहोगे सारी जिंदगी। इनसे गुथना बंद कर दो, इनसे लड़ना बंद कर दो। यकीन जानिए रविंद्र सर, मैं खुद एक स्पीकर होने के बावजूद ये कह रहा हूं कि मुझे आपसे इतनी लर्निंग मिली है, इतना सीखने को मिला है, मेरी जिंदगी में इतने पॉजिटिव बदलाव आएंगे इस सेशन के बाद। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर आपका, श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की तरफ से आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, तमाम मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और हमें इतनी बेहतरीन बातें बताई सर। मैं भी बहुत ज्यादा इस समय खुश महसूस कर रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ने मुझे मौका दिया और बाबूलाल जुनेजा जी ने मौका दिया, राजेश कसवा जी ने मौका दिया। और बड़ी सुखद बात यह है कि आप जैसे मोटिवेटर जो जिन्होंने आज मेरे से बातचीत की है, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत मजा आया। और विशेष रूप से जो दर्शक इस समय कमेंट्स दे रहे हैं, शानदार कमेंट्स दे रहे हैं, याद रखिएगा ये जो कमेंट्स हैं ये जिंदगी भर मेरी दिल के अंदर एक धरोहर के रूप में रहेंगे और ये मेरे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करने वाले हैं। अंत में एक मैं लास्ट बात बोलना चाहता हूं, अगर समय है तो बोल दूं एक बात? सर प्लीज, सर प्लीज। एक आखिरी बात, मैं पूरे जहां जहां मुझे बुलाया जाता है आमतौर पे मैं जाता हूं। मेरी एक यात्रा है, उस यात्रा का नाम है शोर से संगीत की तरफ। तो इसमें मैं लोगों को सिर्फ एक ही बात समझाता हूं, ये संदेश में आप लोगों को आज ये यात्रा जो है इस माध्यम से यहां तक पहुंची है, तो मैं सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जब आपके पास बैठते हैं तो आपका सर दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके पास बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जब वो आपके पास बैठते हैं तो आपका दिल चाहता है कि वो उठ के मत जाएं। ये लोग संगीत की तरह होते हैं। याद रखिएगा, जिंदगी में शोर की तरह नहीं बनना है, संगीत की तरह बनना है। और संगीत की तरह बनने के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, शोर वो लोग होते हैं जो ऐसी बातें बोलते हैं, जैसे कि आपके घर आए और आपको आके ये बोल दिया कि यार तू तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहा, तू तो बहुत अमीर आदमी हो सकता है, और आपके सुख चैन को वो चैलेंज करने की कोशिश में होते हैं। उनको ये महसूस होता है कि आदमी इतना सुखी क्यों है यार। तो याद रखिए, कई लोग अच्छी बातें बोलकर भी आपकी जिंदगी के जो सुकून है उनको आपसे छीन लेंगे। याद रखिएगा, ये लोग शोर होते हैं। वो लोग भी शोर होते हैं जो आपकी लाइन को, जैसे कि आपने कहा कि मैंने ये काम किया है या मैंने ये गाड़ी ली है, तो वो उसी समय बोल दे यार गाड़ी तो तूने ली है पर आजकल तो इससे अच्छे अच्छे मॉडल भी आ गए हैं। याद रखिए, ये आदमी शोर है। ऐसे लोगों को रखिएगा, शोर के करीब मत रहिएगा, बल्कि संगीत बनिएगा, शानदार संगीत। जिसकी जिंदगी में जाएं, जिसके पास बैठे, वो आंखें मूंद कर आपको मनन करता रहे, आपसे प्यार करता रहे, ऐसे इंसान बनिएगा। क्या बात है, धन्यवाद आप लोगों का। सैल्यूट, सैल्यूट सर। आशीष कंधारी सर का भी कमेंट पढ़ दूं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पीली बंगा से हमारी शख्सियत भी रहे हैं। ग्रेट लर्निंग, इंक्रीज द लाइन ऑफ पॉजिटिविटी। क्या बात है। नरेश भोटिया जी, माया रानी जी, विशाल कर्मा सर, विक्रम औलख साहब, थैंक यू बोल रहे हैं सर।
डॉक्टर अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया पुरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दोस्तों यकीन जानिए, ये लर्निंग हमारे लिए लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट जिनको हम बोलते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम जिनको बोलते हैं, आज का ये सेशन हमारी जिंदगी को एक नई दिशा, एक नई दशा दे सकता है। मैं डॉक्टर रविंद्र पुरी से मिलकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत बदलाव आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का सुनने के लिए। कल सुबह 10 बजे श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में ठीक 10 बजे फिर आप सब लोगों से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सी यू टुमारो, जय हिंद, थैंक यू सो मच।